सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, न्यू वीडियो में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट आपने अगर नहीं देखा हुआ है चैप्टर फर्स्ट का एक भी लेक्चर तो आप देख सकते हो। अभी जुड़े हो तो भी आप चेकआउट कर सकते हो। आज स्टार्ट होने वाला है आप सभी का चैप्टर नंबर सेकेंड। और आपके चैप्टर नंबर सेकेंड का क्या नाम है? कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप एवं ऑपरेटर। ये आपका चैप्टर नंबर सेकेंड होने वाला है। ठीक है, इसको आप सिलेबस से भी देख सकते हो या फिर आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमारा मेथड क्या होता है। सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ कि इस चैप्टर में आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या हुए टॉपिक्स हैं, जिससे आपको एक टोटल ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें वो है कैरेक्टर सेट। एक्चुअल में कैरेक्टर सेट होता क्या है? ठीक है, हिंदी में इसको वर्ड समूह भी बोलते हैं। या फिर इसमें हमको पढ़ना है आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक्स में हमको पढ़ना है कीवर्ड के बारे में। कीवर्ड क्या क्या होते हैं, पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत, पिछले चैप्टर में थोड़ा बहुत आपको इसका ओवरव्यू मिला था, बट आपको इसमें डिटेल में समझ में आएंगी चीज़ें। स्केप सीक्वेंस क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं नियतांक। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं हम लोग डाटा टाइप क्या होता है। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। डाटा टाइप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर अगर आप आगे भी पढ़ना चाहते हो या फिर आगे भी कहीं भी प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो बहुत ही ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन हम कैसे करेंगे, ये टॉपिक है इसमें। स्टेटमेंट क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं कथन। उसके बाद है नल स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, संयुक्त कथन क्या होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ऑपरेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमको पढ़ना है। उसके बाद अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ने हैं, मतलब अंकगणितीय एक्सप्रेशन कौन कौन से होते हैं। और ऑपरेटर, प्राथमिक ऑपरेटर के बारे में हमको पढ़ना है, मतलब कौन से ऑपरेटर की प्राथमिकता पहले होती है, कौन से ऑपरेटर की प्राथमिकता बाद में होती है। ठीक है, तो इतने टोटल हमको टॉपिक्स चैप्टर नंबर सेकेंड में पढ़ने हैं। तो टोटल कितने टॉपिक हो गए, चलिए काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14। टोटल आपको चैप्टर नंबर सेकेंड में 14 टॉपिक पढ़ने हैं। मतलब थोड़ा सा चैप्टर का जो लेंथ है वो बड़ा है, बट कोई ज़्यादा नहीं है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में पढ़ाता चाहूँगा, उसके बाद जैसे ही गैरअप होता है, चीज़ें आपको समझ आने लगती है टॉपिक्स, उससे ही आपका फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या था हमारा? चैप्टर का नाम था कैरेक्टर सेट, डाटा टाइप और ऑपरेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? हमारा फर्स्ट टॉपिक कैरेक्टर सेट। आज हम देखते हैं कैरेक्टर सेट के बारे में, और वीडियो का लेंथ अगर ज़्यादा नहीं होगा तो हम देखेंगे आइडेंटिफायर भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैरेक्टर सेट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड समूह, वर्ड समूह। ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी, हमने आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था पिछले लेक्चर में। आज हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो देखिए कैरेक्टर सेट होता क्या है। बेसिकली देखिए, सी भाषा में जब कोई भी हम वेरिएबल्स या फिर स्टेटमेंट या फिर एक्सप्रेशन जो होता है वो कैसे मिलता है? वर्डों से मिल करके बना होता है। और वे सभी वर्ड जो सी भाषा में मान्य होते हैं उनके समूह को वर्ड समूह कहते हैं, तथा वर्ड समूह को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। बेसिकली देखो, वर्ड समूह एक्चुअल में होता क्या है। मैंने, देखिए, आपने पिछले जो चैप्टर था उसमें हमने क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स, उसमें हमने देखा था वेरिएबल कैसे डिजाइन करते हैं, सॉरी, वेरिएबल कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं। ऐसे ही वेरिएबल्स, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, ये सभी क्या होते हैं? वर्डों से मिल करके बने होते हैं। वर्ड मतलब अक्षर, शब्द। ठीक है, वैसे ही वे सभी वर्ड जो सी भाषा में लीगल हैं, मतलब जो ये सभी वर्ड जिनको हम सी भाषा में यूज कर सकते हैं लीगल वे से, उनका जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर का सेट बोलते हैं, वर्ड का समूह बोलते हैं। और आगे आपको ये, जब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में जो निम्न श्रेणियां हैं उनके बारे में बताऊंगा, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि टॉपिक है क्या एक्चुअल में। अब देखिए, जैसे हमने देखा होता है वर्ड समूह क्या होता है, ABCD, ये सब क्या है, ये सब भी ऐसे क्या है, ग्रुपिंग में है। तो इसी प्रकार सी भाषा में आप बस एक थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब आप थोड़ा सा डिफरेंशन की तरह पे समझ लो, मतलब परिभाषा के तौर पे समझ लो कि सी भाषा में जितने भी वैलिड वर्ड, मान्य वर्ड हैं जिनको हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, उन्हीं के ग्रुप को हम लोग कैरेक्टर सेट या फिर वर्ड समूह कहते हैं। अब देखो, ये जो है एग्जाम्पल, इससे समझोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। अब वो कौन कौन से जो वैलिड वर्ड हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है लेटर, मतलब अंग्रेजी भाषा के जितने भी बड़े अक्षर A to Z तथा छोटे अक्षर A to Z, ये सब क्या है? ये सब सी भाषा में वैलिड हैं। ठीक है, ये सब वर्ड क्या है? कैरेक्टर सेट क्या है? वैलिड है, इनको हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है? नंबर। नंबर कितना तक? नंबर 0 से लेकर के 9 तक,
इतना ही वैलिड है, इसके आगे का वैलिड नहीं है सी भाषा के कैरेक्टर सेट में। फिर उसके बाद आता है स्पेशल कैरेक्टर, किसको हम लोग सी भाषा में यूज़ कर सकते हैं, कॉलन को। कॉलन का साइन आपने देखा है कि नहीं, ऐसा होता है, देख लो कीबोर्ड में भी आपके पास होगा। उसके बाद सेमी कॉलन, आगे उसका साइन लिखा हुआ है, परसेंटेज, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर डॉट का साइन जो आपको एक बिंदु दिखता है डॉट, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद एस्ट्रिक, स्टोर जो होता है वो उसको हम लोग एस्ट्रिक बोलते हैं। ये सब क्या है, स्पेशल सिंबल ही होते हैं, या फिर ये कह लें कि स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस, हैज़, उसके बाद प्लस का साइन, इक्वल का साइन, माइनस का साइन, डिवाइड का साइन, ये सब जितने भी यहाँ पे साइन मैंने आपको बताया, जितने भी यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर बताए, ये सब क्या है, सी भाषा में वैलिड है, मान्य है, इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या यूज़ कर सकते हैं, वाइट स्पेस, रिक्त स्थान, वाइट स्पेस जहाँ हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो भी हम इसमें क्या है, वो मान्य है। क्षैतिज टैब, इंटर, न्यू लाइन, ये सब क्या है इसमें मान्य है। तो अब आपको समझ में आ गया कि कैरेक्टर सेट होता क्या है एक्चुअल में। यही सब क्या है, यही सब जो समूह हैं, यही सब जो ग्रुप हैं, इन्हीं सब का जो कॉम्बिनेशन है, इन्हीं को हम लोग कैरेक्टर सेट बोलते हैं। और इसके अलावा जो है वो मान्य नहीं है कैरेक्टर सेट के अंतर्गत। कैरेक्टर सेट के अंतर्गत केवल यही सब मान्य है, जैसे नंबर में 0 से लेकर 9 तक मान्य है। उसके बाद लेटर में A to Z कैपिटल, A to Z स्मॉल, ये मान्य है। स्पेशल कैरेक्टर में केवल ये सब जितने यहाँ पे दिए गए हैं स्पेशल कैरेक्टर, वो सभी लीगल हैं, इसके अलावा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग वाइट स्पेसेस को यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग और भी कुछ यूज़ नहीं कर सकते। तो जितना यहाँ पे दिया गया है वही केवल लीगल है, इसके अलावा हम लोग सी भाषा में जो भी यूज़ करेंगे वो कैरेक्टर सेट के अंतर्गत नहीं आएगा। तो कैरेक्टर सेट आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो आपको वन लाइन में, केवल वन लाइन में इसका आपको डिफिनेशन कमेंट बॉक्स में लिख करके उसके बाद आपका नाम आगे लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि इस बच्चे ने सही जवाब दिया है और इस बच्चे को ये टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे आइडेंटिफायर के बारे में। क्योंकि हमने कहा था वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं होगा, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी इसी में देख लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर के बारे में हम देखते हैं कि एक्चुअल में आइडेंटिफायर होता क्या है। देखिए यहाँ पे सेकंड टॉपिक हमारा क्या, आइडेंटिफायर। ठीक है, तो कैरेक्टर सेट आपको समझ में आ गया। आइडेंटिफायर की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा मिस स्पेलिंग यहाँ पे हो गया है, बट चलिए, आइडेंटिफायर यहाँ पे हिंदी में सही लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसका आइडेंटिफायर होता है, बट यहाँ पे कैरेक्टर सेट लिख दिया गया, तो वो बाई मिस्टेक हो गया होगा। तो आगे हम चलते हैं आइडेंटिफायर के बारे में कि आइडेंटिफायर एक्चुअल में होता क्या है। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, सी भाषा में जो आइडेंटिफायर होता है उसका अर्थ होता है वेरिएबल, फंक्शन आदि को दिया गया नाम। जब हम लोग, क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो उसका जो नाम देते हैं, या फिर किसी भी फंक्शन को हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसका जो नाम देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी भाषा में आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो सी भाषा में जो आइडेंटिफायर होता है वो वर्ड समूह से मिलकर के बना होता है। वर्ड समूह मतलब कैरेक्टर सेट से मिलकर के बना होता है। और प्रत्येक आइडेंटिफायर का नाम क्या होता है, शुरुआत किसी अक्षर या फिर अंडर स्कोर से नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आइडेंटिफायर आप बनाओगे उसका नाम क्या होता है, किसी भी लेटर से या फिर अंडर स्कोर से स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या दिया गया है कि नाम के अन्य वर्ड समूह कोई भी अक्षर, नंबर, अंडर स्कोर हो सकते हैं। किसी भी आइडेंटिफायर का नाम देने में निम्नलिखित नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ रूल यहाँ पे दिए गए हैं कि आपको कोई भी आइडेंटिफायर जब क्रिएट करोगे तो उसके लिए हमको क्या क्या जो रूल है उसका ध्यान में रखना चाहिए। आइडेंटिफायर क्या होता है, सी लैंग्वेज में हम जितने भी वेरिएबल या फिर फंक्शन को क्या करते हैं, नाम देते हैं, वो हमारा क्या होता है, आइडेंटिफायर कहलाता है। जैसे देखो ये क्या है, सी एक वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, इसके अंतर्गत एक लेटर कंटेन है एक नाम का, ठीक है, एक नंबर कंटेन है, और इसको हमने नाम क्या दे दिया, वेरिएबल का नाम क्या दे दिया, सी दे दिया। तो ये हमारा आइडेंटिफायर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए हमने एक फंक्शन कोई भी क्रिएट कर दिया, मान लो फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम यफ है, और इसको हमने यहाँ पे कोई भी फंक्शन के अंतर्गत रख दिया। ये जब प्रैक्टिकल होगा इसका तब आपको चीज़ें समझ में पूरी तरीके से आ जाएंगी। बट आपको ओवरव्यू में इतना समझना है कि सी भाषा में हम आइडेंटिफायर उसी को कहते हैं, वेरिएबल और फंक्शन को हम जो भी नाम देते हैं उसको हम आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं। और उसको आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के लिए कुछ नियम है जिनको हमको पालन करना है। तो देखिए, किसी भी नाम की शुरुआत अक्षर या अंडरस्कोर से
नहीं होनी चाहिए तथा नाम के अन्य अक्षर वर्ण समूह के कोई भी अक्षर या नंबर हो सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग का जो फर्स्ट उसका लेटर होता है वो अक्षर या फिर अंडर स्कोर नहीं होना चाहिए, बाकी आगे का उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, किसी भाषा में छोटे तथा बड़े अक्षरों को अलग अलग माना जाता है। उदाहरण के तौर पे मैक्स और मैक्स ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये जो होता है केस सेंसिटिव होता है। सी लैंग्वेज क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। इसमें हमारा जो यम है, मतलब अगर हम मान लो कैपिटल एच और स्मॉल एच, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे। ठीक है, ये एक नहीं माने जाएंगे। तथा मैक्स तीनों में सी भाषा में अलग अलग नाम को प्रदर्शित करता है। जैसे ये देखो, ये 2 मैक्स है और ये तीसरा मैक्स है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, बहुत डिफरेंस है। इसमें पूरा कैपिटल लेटर में है, इसमें फर्स्ट लेटर यहाँ पे कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में, ये तीनों स्मॉल में है। तो ये तीनों क्या क्या है, अलग अलग वर्ड हैं, अलग अलग नंबर सॉरी लेटर है। ठीक है, तो ये इसमें हमको ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट क्या है कि सी में कितना भी बड़ा नाम लिखा जा सकता है, किंतु नाम के पहले 31 स्थान सार्थक होते हैं। अर्थात यदि दो नामों में पहले 31 स्थान समान है तो वे नाम समान माने जाएंगे। ठीक है, आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा कि अगर सी भाषा में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बड़ा मतलब कितना भी लेंथ उसका बड़ा हो सकता है नाम का, जो हम वेरिएबल का नाम रख रहे हैं, लेकिन जो नाम का पहला 31 स्थान होता है वो सार्थक होने चाहिए। ठीक है, मतलब दो नामों में पहले 31 जो स्थान है वो समान होने चाहिए, वो समान माने जाएंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है कि नाम में कोई भी स्थान विशेष चिन्ह या फिर रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी हम वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर का नाम क्रिएट करेंगे तो उसमें कोई स्पेशल सिंबल, जैसे ये क्वेश्चन मार्क क्या है, ये स्पेशल सिंबल है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। रिक्त स्थान मतलब स्पेस नहीं होना चाहिए। इन सब से हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, तो आइडेंटिफायर को अगर हम क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें इन सब नियम को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये थे कुछ 4 नियम और ये था आइडेंटिफायर का डिफिनेशन। चलिए दूसरा टास्क भी आपको इसी वीडियो में दे देते हैं, इसी लेक्चर में। फर्स्ट टास्क क्या था आपका, फर्स्ट टास्क ये था कि आपको कैरेक्टर सेट का डिफिनेशन 1 लाइन में, मतलब थोड़ा सा अपने हिसाब से आपको बताना है कि कैरेक्टर सेट क्या होता है। उसके बाद आपको दूसरा भी और उसमें बताना है कमेंट बॉक्स में कि आइडेंटिफायर क्या होता है। कोशिश करिएगा कि दोनों का आप डिफिनेशन लिख करके कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा विथ अपने नेम के साथ। जिसका डिफिनेशन सबसे अच्छा और सबसे परफेक्ट टाइप में रहेगा उसका डिफिनेशन और उसका कमेंट चैनल के कम्युनिटी टैब में अपलोड किया जाएगा और कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर था हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर क्लास 10th कैरेक्टर सेट डाटा टाइप एवं ऑपरेटर, चैप्टर का नाम है। इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा है कैरेक्टर सेट क्या होता है, उसके बाद आइडेंटिफायर क्या होता है। सो हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, न्यू क्लास में आप सभी का वेलकम है। ये है हमारा एक्चुअली चैप्टर नंबर 2 चल रहा है कंप्यूटर क्लास 10th और लेक्चर नंबर भी मे बी 2 ही रहने वाला है। ठीक है, तो हम लेक्चर नंबर 2 में देखते हैं आज का क्या टॉपिक होने वाला है। और थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ यहाँ पे पेन को चूज़ और आज लेते हैं हम इस कलर को, देखते हैं इसमें कैसा दिखता है हमारा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है क्लास 10th कंप्यूटर में। चैप्टर का नाम है कैरेक्टर सेट एवं डाटा टाइप एवं ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टॉपिक बताया था पिछले लेक्चर में, अगर आपने मिस किया है तो जाइए अभी देख लीजिए, अभी भी ज़्यादा कोई मिस नहीं हुआ है। चीज़ें आपको बहुत ही अभी स्टार्टिंग में स्मूथ में और धीरे धीरे चल रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या टॉपिक कवर किया था, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कैरेक्टर सेट क्या होता है, मतलब वर्ड समूह, और आइडेंटिफायर के बारे में देखा था। ठीक है, तो जाइए अभी गो थ्रू कर लीजिए प्लेलिस्ट के थ्रू अगर आपने ये नहीं देखा है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कीवर्ड के बारे में और स्पेस सीक्वेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आपको अच्छा लगने वाला है ये लेक्चर और चीज़ें आपको 100% वन समझ में आएंगी, कंफर्म मैं बता रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 में। और लेक्चर नंबर 2 आप स्टार्ट करते हैं कीवर्ड के बारे में कि एक्चुअल में कीवर्ड होता क्या है। तो आपको नाम से ही थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि की वर्ड मतलब बहुत सारे कीज होंगे और वर्ड होंगे। ठीक है, उन्हीं का क्या होगा, ग्रुपिंग होगा, समूह होगा। ठीक है, तो देखो सी भाषा में किसी शब्द को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था। ठीक है, या फिर किया गया है। पहला जो है शब्द वो है कीवर्ड और दूसरा जो है वो आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर आपको क्लियर हो गया होगा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको आइडेंटिफायर होता क्या है एक्चुअल में। आज हम देखने वाले हैं कीवर्ड के बारे में।
तो चलिए देखते हैं कीवर्ड के बारे में। तो सी भाषा में जो पहले से ही परिभाषित शब्द होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे मतलब सी भाषा में कुछ ऐसे भी वर्ड हैं, कुछ ऐसे भी शब्द हैं, कुछ ऐसे भी लेटर्स हैं जो पहले से ही डिफाइंड है। मतलब हमको पहले से ही वो जब सी तैयार किया गया था, सी को बनाया गया था, सी लैंग्वेज को, तो उसमें उसको पहले से ही बना दिया गया था कि केवल आपको इसको क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो प्री डिफाइंड हमको क्या मिलते हैं, वो शब्द मिलते हैं, वो लेटर्स मिलते हैं, उनको हमको केवल क्या करना है, उनको हमको केवल यूज़ करना होता है जहाँ हमको इसकी नीड होती है। तो वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब हमको प्री डिफाइंड कीवर्ड कहते हैं। और जो ये टोटल कितने हैं, ये हमको टोटल 32 मतलब 32 कीवर्ड हैं जो प्री डिफाइंड है और सी लैंग्वेज में हैं। और इनका पहले से ही निर्धारित कुछ निश्चित अर्थ होता है और इनका उपयोग आइडेंटिफायर के रूप में नहीं किया जा सकता है। इनका उपयोग केवल कीवर्ड के रूप में करते हैं। कीवर्ड क्या होता है, हमेशा छोटे अक्षरों से लिखे जाते हैं। कीवर्ड की पूर्ण सूची निम्नलिखित दी गई है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ठीक है, कीवर्ड आपको समझ में आ गया होगा। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड एक्चुअल में वो होता है कि जब सी लैंग्वेज डेवलप किया गया था तो हमको पहले से ही कुछ लेटर पहले से ही कुछ शब्द होते हैं, पहले से ही कुछ कीवर्ड थे जिनको प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही हमको दे दिया गया है, जिनका कुछ न कुछ मीनिंग है और इनका यूज़ हम लोग कर सकते हैं जहाँ पे इनकी नीड हो। ये टोटल कितने हैं, ये टोटल 32 हैं। और इनका यूज़ हम लोग किस जगह पे नहीं कर सकते, इनका यूज़ हम लोग आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते हैं। और सबसे मेन थिंग जो कीवर्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल वर्ड में लिखा जाएगा। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ HARSH, तो क्या है, हमेशा स्मॉल में जो कीवर्ड रहेगा वो स्मॉल में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए कीवर्ड की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा कीवर्ड का लिस्ट, ये हैं पूरे 32 और इनका अलग अलग मीनिंग होता है और इनको हम लोग अलग अलग जगह पे जहाँ इनकी नीड होती है केवल हम वहाँ पे इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनकी कहाँ पे नीड होगी, क्या मीनिंग होगा, वो सब हम डिटेल में जब जाएंगे तब हम देखेंगे कीवर्ड के बारे में। जैसे हमारा पहला कीवर्ड है ऑटो डबल। इंट का मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है। लॉन्ग, केस, डिफ़ॉल्ट, ठीक है, स्विच, इंस्ट्रक्ट, ब्रेक, जहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट हमको रोकना होता है वहाँ पे ब्रेक। एल्स स्टेटमेंट। कॉन्स्ट मतलब जो नंबर होता है वो कॉन्स्ट के अंतर्गत आता है। शॉर्ट, अनसाइंड, कॉन्टिन्यू, वॉइड, साइंड। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं। फ्लोट, स्टैटिक, साइज ऑफ, गो टू, डिफ़ॉल्ट, ये सब क्या है, ये सब कीवर्ड हैं। ठीक है, जो कि प्री डिफाइंड है और हमको दिए गए हैं, केवल हमको यूज़ करना है जहाँ पे हमको, जहाँ इनकी नीड है वहाँ पे हम इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, इनके जगह हम कोई भी अलग जो भी वर्ड हैं उनको यूज़ नहीं करेंगे। जैसे जहाँ पे इंटीजर मतलब जहाँ पे हमको नंबर का यूज़ करना है वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम नंबर की जगह, नंबर के लिए हम इंट को ही वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और भी हम वहाँ पे और कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे हैं। जैसे रिटर्न, जहाँ पे हमको वैल्यू को रिटर्न करना होता है, जहाँ पे वैल्यू हमको चाहिए होता है रिटर्न करके, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। ऐसे एक मैंने आपको ब्रेक बताया था, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ इसलिए करते हैं जब हमको प्रोग्राम को या फिर फंक्शन को ब्रेक करना होता है वहाँ पे। ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो अलग अलग जो कीवर्ड है उनका अलग अलग यूज़ है और आपको ये बताया जाएगा जब आपको इसका लॉन्ग में बताया जाएगा जहाँ पे यूज़ रहेगा। ठीक है, तो ये था कीवर्ड से रिलेटेड पूरा का पूरा डिटेल्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आपको जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए कीवर्ड के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में डिफिनेशन या फिर थोड़ा सा शॉर्ट में डिटेल कि एक्चुअल में कीवर्ड होता क्या है विथ योर नेम। और आई होप आप सबसे परफेक्ट, अगर आपका आंसर आता है, सबसे परफेक्ट आपका जवाब आता है, तो आपका जो नेम है और आपका जो कमेंट है वो यूट्यूब कम्युनिटी टैब में अपलोड किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, एस्केप सीक्वेंस। ये है हमारा 4th नंबर टॉपिक लेक्चर नंबर 2 में। चलिए इसको भी हम देख ही लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है। तो एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, सी भाषा में कुछ विशेष अक्षरों का प्रयोग बैक स्लेश लगाकर आउटपुट को मॉनिटर पर फॉर्मेटेड रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिन्हें एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे /n होता है, इसका उपयोग आउटपुट को न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा एस्केप सीक्वेंस एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो सी भाषा में कुछ ऐसे भी स्पेशल लैंग्वेज होते हैं जिनका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, बैक स्लेश लगा करके करते हैं। बैक स्लेश आपको पता होगा ऐसे होता है, आपके कीबोर्ड में भी दिया होगा। तो बैक स्लेश लगा करके हम लोग करते हैं। तो इसका जो यूज़ होता है, हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर पे इसका जो प्रिंट होता है उसको हम लोग प्रिंट करने के लिए
करते हैं, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, बैक स्लैश कहते हैं। जैसे देखो सी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, जैसे हम कोई भी ऐसे करते हैं, प्रोग्राम लिखाते हैं, उसके बाद स्लैश एन करके प्रिंट करते हैं, तो उसका जो आउटपुट होता है वो क्या आता है, किसी न्यू लाइन में हमारा प्रिंट होकर के आता है नेक्स्ट लाइन में। तो इसी प्रकार कुछ ऐसे यहाँ पे सीक्वेंस है जिनका आपको यहाँ पे आगे अर्थ भी बताया गया है कि ये सीक्वेंस है और इसका हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं। जैसे अगर हम लोग स्लैश ए लगा करके प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो इसका जो यूज़ होता है वो ध्वनि के लिए होता है। उसके बाद स्लैश एन करते हैं तो इसका जो होता है आउटपुट को न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग स्लैश टी करते हैं तो इसका उपयोग जो होता है क्षैतिज स्थान के लिए होता है, मतलब 8 रिक्त स्थान छोड़ करके। फिर उसके बाद अगर हम लोग स्लैश में 1 बार ये करते हैं तो इसको हम लोग इस टाइप का जो साइन होता है, ठीक है, सिंगल कोट, इसको छापने के लिए, प्रिंट करने के लिए करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग स्लैश लगा करके डबल कोट करते हैं तो इसका जो यूज़ होता है वो डबल कोट प्रिंट करने के लिए होता है। उसके बाद अगर हम लोग स्लैश लगा करके क्वेश्चन मार्क करते हैं तो इसका जो यूज होता है वो क्वेश्चन मार्क को प्रिंट करने के लिए होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग डबल स्लैश लगाते हैं, डबल बैक स्लैश लगाते हैं तो इसका जो यूज़ होता है वो केवल सिंगल स्लैश को प्रिंट करने के लिए होता है। तो ये होता है हमारा एस्केप सीक्वेंस का पूरा टॉपिक। एक्चुअल में आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये जो है ये कोई टॉपिक है नहीं एस्केप सीक्वेंस, ये है आपको एक मेथड, ये तरीका, एक डिटेल्स टॉपिक के बारे में कि हम लोग कैसे यूज़ करेंगे बैक स्लैश का और क्या यूज़ करेंगे तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा। तो उसका एक जो मेथड है आउटपुट लाने का वो होता है एस्केप सीक्वेंस। टॉपिक के अंतर्गत आपको बताया गया है कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सी लैंग्वेज में कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं बैक स्लैश के साथ। तो आउटपुट हमको क्या होता है, मॉनिटर पर हमारे कीबोर्ड आउटपुट जो होता है हमको हमारे मॉनिटर पर दिखता है, प्रिंट होता है फॉर्मेट रूप में, नया फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे हम लोग किसी प्रोग्राम में अगर स्लैश एन को लगाएंगे तो न्यू लाइन में हमको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा ये ओवरव्यू अबाउट दिस टॉपिक एस्केप सीक्वेंस का। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड क्या होता है और एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। कीवर्ड में हमको जो भी प्री डिफाइंड होते हैं, की होते हैं सी लैंग्वेज में, उनको हमको यूज़ करना होता है। ये 32 होते हैं और इनमें मेनली क्या होता है, इनको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, कहीं पे भी आपको स्मॉल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो इसका यूज़ हम लोग स्मॉल कीवर्ड में ही करते हैं बेसिकली। और एस्केप सीक्वेंस आपको पता चल ही गया होगा, इसको हम लोग स्लैश लगा करके वर्ड को यूज़ करते हैं तो हमको कुछ नया मेथड देखने को मिलता है, कुछ और आउटपुट देखने को मिलता है। तो ये दो टॉपिक आपको ये लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट कर दिया गया है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 जो आएगा उसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह, जैसे कांस्टेंट और डेटा टाइप, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इनको आप मिस कर मत करना, लेक्चर नंबर 3 में ही ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी कमेंट बॉक्स में जल्दी से ड्रॉप करना टास्क का आंसर क्या होगा करेक्ट। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। सो हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। और हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th कंप्यूटर में, और कुछ टॉपिक्स मतलब कुछ लेक्चर्स यहाँ पे कंप्लीट हुए थे। 2 लेक्चर इस चैप्टर कंप्लीट हुए हैं और एक्चुअली उन लेक्चर्स में मैंने आपको क्या पढ़ा है एक बार उसको देख लेते हैं। तो उन लेक्चर्स में मैंने आपको कैरेक्टर सेट, पहला लेक्चर में मैंने 2 टॉपिक पढ़ाया था, पहला कैरेक्टर सेट और दूसरा टॉपिक आइडेंटिफायर। और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कीवर्ड के बारे में और एस्केप सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। आज हमारा तीसरा लेक्चर, आज हम देखने वाले हैं कांस्टेंट क्या होता है और डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करिएगा और ये लेक्चर्स आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक हमारा है कांस्टेंट क्या होता है, या फिर जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं नियतांक। और इसी प्रकार के डेली लाइव क्लास को अटेंड करने के लिए सब्सक्राइब आपने किया ही होगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही लाइव क्लास लेक्चर अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्चुअल में कांस्टेंट होता क्या है। तो जो हमारा कांस्टेंट होता है या फिर नियतांक जो होता है, उसका जो मान होता है पूरे प्रोग्राम में परिवर्तित नहीं होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ। कांस्टेंट जो होता है मतलब नियतांक जो होता है, उसका वैल्यू जो एक बार असाइन कर दिया गया उसको हम अगली बार चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको हम पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कांस्टेंट को शॉर्ट फॉर्म में CONST लिखेंगे। ए हमने क्या किया, ए हमने एक वेरिएबल बना दिया और इक्वल टू करके इसका मान दे दिया 5। और जो प्रोग्राम हम रन पर करेंगे या फिर जो प्रोग्राम हम बनाएंगे, उस पूरे प्रोग्राम में जो ए की वैल्यू है
वो 5 ही रहेगी। उसको अगर हम ए की वैल्यू को हम क्या करेंगे 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम हमारा एरर कर देगा, गलत हो जाएगा। मतलब जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू पूरे प्रोग्राम में जो एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया वही रहेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कांस्टेंट के बारे में। बेसिकली कांस्टेंट कितने टाइप्स का होता है उसको हम देखेंगे, और यहाँ पे अगर ज़्यादा वीडियो का लेंथ नहीं होगा तो आपको आगे के जो भी टॉपिक रहेंगे उनको भी कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो बेसिकली जो हमारा कांस्टेंट होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला दिया हुआ है इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा है हमारा रियल कांस्टेंट, उसके बाद तीसरा है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट, एंड चौथा है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म में, छोटे छोटे डिफिनेशन में आपको समझाऊंगा कि कांस्टेंट होते क्या है। कांस्टेंट का आपको ओवरव्यू मैंने एक बता दिया, कांस्टेंट क्या होते हैं, पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होते हैं। अगर आपने इतना समझ लिया है तो आपने बहुत चीज़ें आपको समझ ली है। अब कांस्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं उसको देखते हैं। तो जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट होता है उसको हम कैसे पहचानेंगे, या फिर हम किस नंबर को बोलेंगे कि यह इंटीजर कांस्टेंट है। तो बेसिकली जो इंटीजर कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बिना दशमलव बिंदु वाली साधारण संख्याओं को इंटीजर कांस्टेंट कहा जाता है। ये संख्याएं माइनस प्लस चिन्ह के साथ दी जा सकती हैं। ठीक है, तो जो हमारा नंबर होता है जिसमें दशमलव नहीं लगा होता है, केवल नंबर होता है, वहाँ पे माइनस प्लस हो सकता है। जैसे देखो एग्जांपल दिया गया है 123, 136, -15 +18 और 200 2004 2624। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब इंटीजर कांस्टेंट है। और इंटीजर कांस्टेंट ये क्यों है, क्योंकि इनमें कहीं पर भी दशमलव नहीं लगा हुआ है। इन नंबर में माइनस प्लस लगा रह सकता है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 6.50, ये क्या है, ये इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इंटीजर कांस्टेंट का डिफिनेशन अपने भाषा में कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्या होगा करेक्ट आंसर, या फिर आपको क्या समझ में आया इसके बारे में। और जिसका डिफिनेशन सबसे अच्छा लगेगा, जिसको कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा लगेगा, जिसका कमेंट सबसे अच्छा लगेगा, उसको कमेंट टैब में अपलोड किया जाएगा। सेकेंड है हमारा रियल कांस्टेंट क्या होता है। तो बेसिकली जो रियल कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। पहला क्या था हमारा, पहला था हमारा इंटीजर कांस्टेंट, उसमें क्या होता था, दशमलव नहीं रहना चाहिए। और जो हमारा रियल कांस्टेंट होता है उसमें दशमलव और घातांक यूज किए जा सकते हैं, प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल दिया गया है 12.67 -0.001 +100.12। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब रियल कांस्टेंट है। रियल कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें दशमलव हम लोग यूज कर सकते हैं, घातांक को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बताया गया है दशमलव बिंदु या घातांक अथवा दोनों के प्रयोग में होने वाली संख्याओं को रियल कांस्टेंट कहा जाता है। ये संख्याएं भी प्लस माइनस के साथ, चिन्ह के साथ दी जा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकेंड नंबर कांस्टेंट का टाइप। पहला क्या था, पहला था इंटीजर जिसमें हम दशमलव का यूज नहीं कर सकते हैं, प्लस माइनस का यूज कर सकते हैं। और रियल कांस्टेंट जो होता है उसमें हम दशमलव का यूज कर सकते हैं। थर्ड है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। नाम से ही आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा, कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब इसमें कैरेक्टर आएंगी। जैसे देखो यहाँ पे रहेगा, एक कैरेक्टर कांस्टेंट का अर्थ होता है एकल संदर्भ चिन्हों मतलब सिंगल कोट्स के बीच रखा गया कोई वर्ड या अक्षर। निम्नलिखित कैरेक्टर कॉन्सेप्ट जो भी दिए गए कांस्टेंट यहाँ पे है। तो देखिए कैरेक्टर कांस्टेंट हम लोग किसको बोलेंगे, अगर कोई भी कैरेक्टर है उसको सिंगल कोट्स का साइन आपको पता होगा, ऐसे ऐसे दिया रहता है। ठीक है, इसी के बीच में लिखा रहेगा। तो ये तो हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सिंगल कोट्स, जैसे यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ए दिया गया है, कैपिटल ए, स्मॉल ए दिया गया है, 5 दिया गया है। ठीक है, लेकिन इस सब में क्या क्या मेन है, क्या इसमें अलग है, केवल देखो डिफरेंस ये है कि इसमें आपको सिंगल कोट्स में रखा गया है, इसीलिए यह क्या है, यह कैरेक्टर कांस्टेंट है। जबकि यहाँ पे देखिए एक 69 है, 69 क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट है या फिर नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको अपने नॉलेज से बताना है 69 जो दिया गया है वो कैरेक्टर कांस्टेंट है या फिर नहीं। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनको सिंगल कोट्स के अंदर रखा गया होता है कैरेक्टर या फिर नंबर, वो किसके अंदर आते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे 69 दिया गया है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि ये होगा या फिर नहीं। ठीक है, अब फोर्थ नंबर जो टाइप है वो है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं, युगल संदर्भ, मतलब इनको हम लोग डबल कोट्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है उसको हम लोग डबल आपका जो भी
कोट्स होता है, डबल कोट्स आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड में दिया जाता है, ठीक है। तो डबल कोट्स के अंतर्गत जितने भी वैल्यू, नंबर, वर्ड ये सब रहेंगे, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंतर्गत आएंगे। तो ये है हमारा क्या, कांस्टेंट का पूरा टाइप्स और कांस्टेंट का पूरा डिफिनेशन। कांस्टेंट मतलब नियतांक, नियतांक क्या होते हैं, जिनका जो वैल्यू का मान होता है पूरे प्रोग्राम में क्या होता है, चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। ये 4 टाइप्स के होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट वे होते हैं जिनमें दशमलव नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब दशमलव वाले नंबर नहीं होते हैं, दशमलव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है रियल कांस्टेंट, तो रियल कांस्टेंट में हम दशमलव को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट वे होते हैं जो सिंगल कोट्स के अंतर्गत रखे रहते हैं, सिंगल कोट्स के अंतर्गत लिखे जाते हैं। उसके बाद जो हमारा 4th नंबर है स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट वे होते हैं जो डबल कोट्स के अंतर्गत लिखे जाते हैं, जैसे नंबर हो या फिर कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी वर्ड हो, ठीक है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, स्ट्रिंग के अंतर्गत, ठीक है। सो आई होप आपको इतनी जो डिटेल्स है समझ में आ गई होंगी और टॉपिक क्लियर हो गया होगा अबाउट कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है, और क्वेश्चन हमारा ये था कि इंटीजर कांस्टेंट का डिफिनेशन आप अपने लैंग्वेज में क्या बताना चाहेंगे, या फिर आपको क्या समझ में आया इंटीजर कांस्टेंट के बारे में। चाहे तो आप एग्जांपल के साथ डिफिनेशन दे सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज के जो लेक्चर हैं उसमें एक टॉपिक ही कवर हो पाए, क्योंकि हम डेली आपको 1-2 टॉपिक ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे जिससे कि आपका जो कांस्टेंट है, मीन आपका जो कॉन्टिन्यूटी है वो बना रहे और आपको धीरे धीरे सभी चीज़ें समझ में आनी लगे, ठीक है। सो आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कुछ आपको कमेंट में मीन बताना है, डाउट है आपका, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, वो आप कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से हमारी टीम आपसे टच करेगी और आपको जो भी आपका डाउट रहेगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे लाइव क्लास 6 PM डेली आप सभी ज्वाइन करना ना भूलें। सो हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, लाइव क्लास में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली हमारा जो टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा था क्लास 10th कंप्यूटर में, चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था, और जिसमें हमने 4 या 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जिसमें हमने आपको कैरेक्टर सेट के बारे में बताया है, ठीक है, आइडेंटिफायर के बारे में बताया, कीवर्ड के बारे में बताया, एस्केप सीक्वेंस के बारे में बताया, कांस्टेंट के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो इन सब लेक्चर्स को, टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस, सभी लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हो रहे हैं डेली, ठीक है। और बेटर तरीके से आप अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जो भी हमारा लेक्चर रहता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आइए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, और टॉपिक हमारा है आज का डेटा टाइप। एक्चुअल में डाटा टाइप होता क्या है, ठीक है। तो डाटा टाइप जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट में भी आ रहा था कि डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि ये कौन सा डेटा टाइप है, या फिर एक्चुअल में होता क्या है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप का हमने थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू पिछले लेक्चर्स में दिया होगा, बट आइए इसको आज हम डिटेल्स में देखेंगे। तो बेसिकली जो हमारा सी लैंग्वेज होता है वो, उसमें हम 3 प्रकार के डेटा टाइप को पढ़ते हैं। पहला जो होता है डेटा टाइप वो होता है प्राइमरी डेटा टाइप, दूसरा जो होता है वो होता है हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप, और तीसरा जो होता है हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। तो आज जो आप सभी का सिलेबस है उसमें हमको केवल प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे का जो मीन डिराइव्ड डेटा टाइप और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है और ना ही आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। फिर भी अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आप सभी के लिए उसका लेक्चर तैयार करके दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा टाइप जो होता है सी लैंग्वेज में, वो 4 प्रकार से होता है। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैर, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं इंट INT, तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं फ्लोट, और चौथा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल, ठीक है। अब ये है क्या, इनका काम क्या होता है और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे समझते हैं, उसको हम जब आपको बताएंगे तो पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम चलेंगे कैर की तरफ। कैर का मतलब क्या होता है, कैर जो होता है इसको हम लोग लॉन्ग वे में कैरेक्टर की तरफ समझते हैं, मतलब जो हम इसको हम लोग कैरेक्टर की तरीके से समझते हैं। जैसे देखो कैर के अंतर्गत क्या होता है, कैर डेटा टाइप का डिफिनेशन क्या होता है, किसी एक वर्ड, संख्या या विशेष चिन्हों को मेमोरी में संग्रहित करने के लिए इस प्रकार के डेटा टाइप का प्रयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर की मेमोरी में 1 बाइट का स्थान घेरता है तथा इसके मान की सीमा 128 से +127 तक होती है, ठीक है।
तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप। जो हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप होता है उसमें हम लोग किसी भी लेटर को, नंबर को या फिर स्पेशल सिंबल को संग्रहित करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब स्टोर करने के लिए हम इस डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं। और इस डेटा टाइप का जो मेमोरी में स्थान घेरता है वो केवल 1 बाइट का स्थान घेरता है, और इसके जो मान की सीमा है वो 128 से प्लस 127 तक होती है। और ये जो है ना, आपको दिखा ये लाइन कि कंप्यूटर की मेमोरी में 1 बाइट का स्थान घेरता है और इसकी जो मान की सीमा 128 से प्लस 127 तक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत जगह आपसे पूछा भी जाता है। सेकंड है हमारा इंटर डेटा टाइप। तो जो हमारा इंटर डेटा टाइप है उसको हम लोग फुल फॉर्म में इंटीजर बोलते हैं। जैसे यह एक पूर्ण नंबर को मेमोरी में संग्रहित करने का काम करता है, ठीक है। यह मेमोरी में 2 बाइट के स्थान को घेरता है और इसका जो मान की सीमा होती है वो 32,768 से प्लस 32,767 तक होती है, ठीक है। तो ये सेकेंड डाटा टाइप हमारा है इंट। इंट मतलब इंटीजर, और इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं वो किसी पूर्ण नंबर को स्टोर करने के लिए करते हैं। कैरेक्टर में हम क्या स्टोर करते हैं, कोई भी वर्ड, नंबर, विशेष सिंबल जो होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंटीजर होता है उसमें हम लोग केवल पूर्ण नंबर आपको पता होगा क्या क्या होते हैं, केवल हम लोग उसी को स्टोर करते हैं और कुछ स्टोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है, यह वास्तविक संख्या को मेमोरी में संग्रहित करने के उपयोग में लाया जाता है। यह मेमोरी में 4 बाइट स्थान घेरता है तथा इसके मान की जो सीमा होती है वो यहाँ पे दी गई है, इतनी तक होती है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर हमारा डेटा टाइप है डबल। तो जो हमारा डबल डाटा टाइप है यह भी वास्तविक नंबरों को संग्रहित करने के लिए लाया जाता है उपयोग में, किंतु जो इसका उपयोग होता है, हम इसका उपयोग तभी करते हैं जब संग्रहित की जाने वाली संख्या फ्लोट डाटा टाइप की सीमा के बाहर होती है। यह कंप्यूटर की मेमोरी में 8 बाइट स्थान घेरता है और इसके मान की सीमा यहाँ पे दी गई है, इतनी होती है। तो जो हमारा फ्लोट होता है, जब इससे ज़्यादा इसकी मेमोरी, मतलब हमारा जो स्टोर करना होता है, जब उसकी जो साइज होती है वो ज़्यादा होती है, फ्लोट के दिए गए मान से ज़्यादा होने लगती है, तब हम डबल का यूज़ करते हैं। इसका मैं आपको एक एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कैरेक्टर डाटा टाइप क्या होता है, इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है, फ्लोट डाटा टाइप क्या होता है और डबल डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ और मैं यहाँ पे आपको इसी पेज पे ही दिखा देता हूँ या फिर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एक एक एग्जांपल आपका ले लिया है यहाँ पे जो भी डाटा टाइप है उसके बारे में। तो डेटा टाइप को मैंने आपको डिफिनेशन वाइज सभी बताया इसके टाइप्स के बारे में। अब एग्जांपल वाइज देख लो, अगर क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना, बाकी क्लियर आपको 100% हो जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के बताना कि मुझे क्लियर हो गया। तो जो हमारा इंटर डेटा टाइप होता है उसमें जितने भी नंबर होते हैं, नंबर मतलब पूर्ण संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 200 300 400 500, मतलब उसमें हम पॉइंट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा जो टॉपिक मैंने आपको बताया था कांस्टेंट के बारे में, तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इंट में हम जब कोई नंबर स्टोर करना रहेगा जिसमें कोई दशमलव ना हो तो हम इंट का यूज़ करेंगे, इंट डाटा टाइप का इंट लिखेंगे, इंट डाटा टाइप उसके आगे स्टोर कर देंगे। फ्लोट का यूज़ हम तब करेंगे डेटा टाइप का जब कोई हमको नंबर दिया जाता है बट वो नंबर क्या हो, दशमलव में हो बट वो नंबर ज़्यादा बड़ा ना हो, जैसे यहाँ पे 1.23 दिया गया है, तब हम क्या कर सकते हैं, फ्लोट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर, मतलब CHAR, कैर, जिसको हम कैरेक्टर के थ्रू भी समझते हैं। तो जो हमारा कैर डेटा टाइप होता है वो सिंगल कोट्स में रहता है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देख लीजिए जितने भी कैरेक्टर आते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब जो कोई भी कैरेक्टर को हमको स्टोर करना रहता है तो हम कैर डेटा टाइप के अंदर इसको स्टोर करते हैं। फिर आता है हमारा डबल डाटा टाइप। तो डबल डेटा टाइप बिल्कुल सेम होता है फ्लोट की तरह, बट इसमें जो हमारा नंबर होता है, मतलब जो हमारा वैल्यू जिसको हमको स्टोर करना होता है, वो लेंथ उसका क्या होता है, बड़ा होता है। जब लेंथ उसका बड़ा होता है तो हम फ्लोट नहीं यूज़ करते हैं, डबल यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्लोट की साइज़ कम होती है, डबल की साइज़ ज़्यादा होती है, स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होती है। यही पूरा आपका टॉपिक का ओवरव्यू था
यही पूरा आपका टॉपिक था डेटा टाइप, जिसमें मैंने आपको पहले आपको डिफिनेशन बताया, बाद में पूरा एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। और यही 4 आपको पढ़ना था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आ गई तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आ गई हैं। टीम का जो है फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के जो है फीडबैक टीम के लिए। थैंक यू। सो हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में आपका वेलकम है। बेसिकली इस लेक्चर में हम बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं। अबाउट हमारा आज का जो लेक्चर रहने वाला है उसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है वेरिएबल को डिक्लेयर हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो चैप्टर 2 हमारा क्लास 10th कंप्यूटर में चल रहा था, कैरेक्टर से डेटा टाइप एवं ऑपरेटर। इसमें हमने कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए थे, जिसमें मैंने इन सब टॉपिक्स को कवर किया था। डेटा टाइप तक हमारा हो गया था टॉपिक कंप्लीट। पिछले वीडियोस में प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करिएगा, प्लेलिस्ट में सभी जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो जा रही हैं, जिससे आप उनको देख सकते हैं और कवर कर सकते हैं जो टॉपिक आपका मिस हुआ है। तो चलिए आज हम चलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरफ और स्टेटमेंट की तरफ, नल स्टेटमेंट की तरफ और कंपाउंड स्टेटमेंट की तरफ। ये 3 से 4 टॉपिक आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी का कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है वेरिएबल को डिक्लेयर हम लोग कैसे करेंगे, या फिर किसी भी प्रोग्राम में हम वेरिएबल को डिक्लेयर करके कैसे लिखेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे वेरिएबल वो तो आपको मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में, पिछले क्लासेस में। आज हम देखते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना। और वेरिएबल को डिक्लेयर करना आप तभी समझोगे जब आपने पिछले लेक्चर को, मतलब इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर को देखा होगा तब, क्योंकि मैंने आपको उस लेक्चर में डेटा टाइप के बारे में बताया था। और डेटा टाइप बहुत ही अहम रोल निभाता है वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम, ठीक है। तो जो हमारा वेरिएबल होता है उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी में किसी प्रोग्राम को लिखने से पहले वेरिएबल को घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है। एक वेरिएबल का उपयोग किसी भी प्रकार के डेटा टाइप के मान को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अर्थात वेरिएबल के नाम का उसके डाटा टाइप से कोई मतलब नहीं होता है। सी भाषा में किसी भी प्रकार के डेटा टाइप के वेरिएबल को घोषित न करने का व्याकरण निम्नलिखित है। तो बेसिकली जो हमारा वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, मतलब जो हमारा डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं उसका टाइप क्या है, और उसके बाद हम वेरिएबल को लिखते हैं और उसके बाद हम लोग उसको डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक छोटा सा एग्जांपल है। एक वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आ जाए। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक डेटा टाइप लिया इंटीजर, INT, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, या फिर जो हमारा डेटा का टाइप है वो क्या है, इंटीजर, ठीक है, इंट। और इसको हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे, वेरिएबल 1, यहाँ पे जितना भी आप चाहो उतना कर सकते हो। मान लो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर होता है। आप सभी को ऑलरेडी पता है, नहीं पता है तो पिछले लेक्चर को देखिए, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंट वेरिएबल क्या बनाया, वेरिएबल हमने ए बनाया और इसके अंदर हमने एक इंट का जो भी डेटा टाइप है हमारा, मतलब इंट हमारा नंबर डेटा टाइप को प्रदर्शित करता है, उसके अंतर्गत हमने 7 को असाइन कर दिया, 7 को स्टोर कर दिया, ठीक है। और वेरिएबल का नाम ए बना दिया, डेटा का टाइप हमने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया और डेटा हमने स्टोर कर दिया 7। तो ये हमारा एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन हुआ। एग्जाम्पल के लिए आप और भी देख सकते हो कैसे डिक्लेयर किया जाता है। आप नेट पे भी जैसे सर्च कर सकते हो वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अबाउट वेरिएबल को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं आपको डिफिनेशन के साथ बता रहा हूँ, जिससे आप डिफिनेशन मतलब कॉन्सेप्ट समझ जाओ, उसके बाद आपको बाकी एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें क्लियर में हो जाएंगी, ठीक है। तो देख लीजिए आगे हमारा नल स्टेटमेंट क्या होता है। नल स्टेटमेंट के बारे में दिया गया है, और उससे पहले एक टॉपिक और है मे बी स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो हमारा नल स्टेटमेंट है वो उससे पहले एक टॉपिक है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट को हम लोग हिंदी में कथन बोलते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट होता क्या है उसको हम देखते हैं। तो जो कंप्यूटर होता है उसमें हम किसी भी कार्य को करने के लिए दिया जाने वाला आदेश होता है, ठीक है। मतलब हम अपने कंप्यूटर में जो कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसके लिए हम
जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो आदेश देते हैं, जो निर्देश देते हैं, उसी को हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। सी लैंग्वेज में साधारणतः एक पंक्ति में केवल एक ही कथन लिखे जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सी लैंग्वेज होता है उसमें एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट मतलब एक ही निर्देश लिखा जाता है। कुछ कथन कई नई लाइनों में फैले हो सकते हैं। सी में प्रत्येक कथन का अंत सेमीकोलन से किया जाता है, सेमीकोलन द्वारा किया जाता है, ठीक है। नीचे सी का एक कथन का उदाहरण दिया गया है, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू दिया गया है a प्लस बी और यहाँ पे एक सेमी कॉलन दिया गया है, ठीक है। तो ये सेमी कॉलन बता रहा है कि एक लाइन में ये स्टेटमेंट दिया गया है और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देख लीजिए दिया गया है x इक्वल टू a प्लस बी, या एक सिंपल सा कथन है, ठीक है। बीजगणित मतलब आपको पता ही होगा, अलजेब्रिक जो भी होते हैं वर्ड वो बीजगणित के अंदर आते हैं। यहाँ पे जो x का अर्थ है यह नहीं है कि a तथा b के बराबर है, ठीक है। जो इसका मतलब है वो यह मतलब नहीं है, मतलब इस स्टेटमेंट का यह मतलब नहीं है कि जो हमारा x का वैल्यू है, मतलब जो हमारा x का मान है वो a और b के एडिशन के बराबर है। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या है वह यह है, या फिर इस कथन को हम इस प्रकार समझते हैं कि जो a तथा b के योग के मान को x वेरिएबल में प्रतिस्थापित करना है। मतलब जो हमारा a और b दो वेरिएबल है, इसका जो योग होगा मतलब इसका जो मान होगा उसको x वेरिएबल में डिक्लेयर करना है। इसको और थोड़ा आपको डिटेल में समझा देता हूँ, आपको मे बी थोड़ा इशू हो रहा होगा या फिर थोड़ा बहुत डाउट रह रहा होगा। तो जैसे देखो a इक्वल टू क्या दिया है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, ठीक है। अब यही लाइन हमने ले लिया, यही हमारा इंस्ट्रक्शन ले लिया, x इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। अब हमारा a प्लस बी कर देंगे तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 3, a का मान 1, b का मान 2 है, ठीक है। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो ये x हमारा क्या है, x एक वेरिएबल है, ठीक है। और इसके अंतर्गत 3 क्या है, 3 एक इंटीजर है। इंटीजर को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, स्टोर किया गया है। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट मतलब सी में हम जितने भी निर्देश देते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं, ये सब क्या है, ये सब एक निर्देश ही है, ठीक है। तो ये सब एक स्टेटमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नल स्टेटमेंट क्या होता है। बहुत बार ये पूछा जाता है नल स्टेटमेंट के बारे में आपसे। तो नल स्टेटमेंट क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो जो हमारा सी में नल स्टेटमेंट होता है इसका उपयोग किया जाता है सी प्रोग्राम की किसी पंक्ति में केवल सेमीकोलन बना दिया जाए तो इसका अर्थ होता है कि नल कथन होता है, ठीक है। नल कथन प्रोग्राम में किसी तरह की क्रिया नहीं करता है। तो देखो नल स्टेटमेंट वही होता है, मान लो किसी भी स्टेटमेंट में मतलब कोई भी एक प्रोग्राम है, जैसे यही एक प्रोग्राम मैंने आपको बताया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, ठीक है, और x इक्वल टू x प्लस 2। ये सब क्या है, ये सब एक इंस्ट्रक्शन है, ये सब एक निर्देश है, ये सब एक स्टेटमेंट है। 3 लाइन हो गया। चौथे लाइन में हमने केवल एक सेमी कॉलन का यूज़ कर लिया, सेमी कॉलन बना दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई भी निर्देश नहीं दिया जा रहा है, इसी को हम लोग नल स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। टोटल यहाँ पे नल स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि उस स्टेटमेंट में केवल एक सेमीकोलन दे दो, सेमीकोलन बना दो, और वहाँ पे कोई प्रोग्राम ना हो, कोई भी एक्टिविटी ना हो, कोई भी स्टेटमेंट रन ना हो, ठीक है। सो नेक्स्ट और लास्ट इस लेक्चर का टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो नल स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब देख लेते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। राउंड ब्रेसेस दिया गया है जिसको हम लोग मझला कोष्टक भी बोलते हैं। तो राउंड ब्रेसेस स्टार्ट और राउंड ब्रेसेस एंड के अंदर जितने भी निर्देश दिए जाते हैं ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट के अंतर्गत आते हैं। मैंने डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल से ही समझा दिया, डेफिनेशन चलिए बता देता हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट आपने समझ लिया, नल स्टेटमेंट आपने समझ लिया। तो कंपाउंड का सबसे जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका ये कोष्टक।
जहाँ पे आप देख लो मजला कोष्ठक का उपयोग हुआ है, मजला कोष्ठक के अंतर्गत कोई भी कोड बनाया गया है, कोई भी प्रोग्राम बनाया गया है मजला कोष्ठक के अंतर्गत है, तो वो कौन सा स्टेटमेंट उसको बोलोगे, उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो सी में एक से अधिक कथनों के समूह को कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाता है। संयुक्त कथन को ब्लॉक भी कहा जाता है। ब्लॉक एक या एक से अधिक कथनों को मजले कोष्ठक में बंद रखता है। ठीक है, तो देखो बेसिकली कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं। जैसे इस यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये हो गया, इसके ऊपर ये हो गया ए इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 5, सॉरी बी इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, और वाई इक्वल टू हो गया ए प्लस बी। ठीक है, तो ये अलग हो गया, एक ये स्टेटमेंट हो गया, इसको हम लोग रख दो मजले कोष्ठक में, इसको रख बंद कर दो। ठीक है, तो एक ये हो गया स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ये हो गया। जहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं उसको हम लोग समझने के लिए और अच्छे से रन हो प्रोग्राम, हम लोग मजले कोष्ठक में उन स्टेटमेंट को बंद कर देते हैं, जिससे वो आपस में अलग अलग रहें, आपस में वो मिले ना स्टेटमेंट, और उससे कोई एरर ना आए। तो ये हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाता है, या फिर संयुक्त कथन कहता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हर बार बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस बार भी 100% चांस है पूछे जाने की। ठीक है, तो मिस मत करना। आई होप आपको आज का जो लेक्चर था वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है, आज के लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स देखे हैं, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, स्टेटमेंट क्या होता है, नल स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, ओवरऑल यही रहता है आपका पूरा आज का लेक्चर नंबर। आई होप आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखिए, अपने क्वेश्चन को लिखिए, अपने सवाल को लिखिए। एक क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, आपको स्टेटमेंट का डिफिनेशन लिखना है अपने लैंग्वेज में, स्टेटमेंट होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, कम्युनिटी टैब में अपलोड किया जाएगा आपके आंसर को। नेक्स्ट लाइव क्लास सुन। सो हेलो स्टूडेंट्स, न्यू लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली सेकेंड नंबर चैप्टर जो आप सभी का क्लास 10th कंप्यूटर का चल रहा है, उसके मैक्सिमम 70% टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। 2 या 3 टॉपिक मेनली और बचे हुए हैं जिनको और कंप्लीट किया जाना है। ठीक है, तो क्लास 10th कंप्यूटर में आप सभी का चल रहा है चैप्टर नंबर 2 डाटा टाइप, कैरेक्टर सेट एवं ऑपरेटर। ठीक है, बेसिकली इसमें बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। तो इन टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट हुए उनका लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, या फिर पिछली वीडियोस में लाइव क्लास में आप देख सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं न्यू लेक्चर। सो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एक्सप्रेशन के बारे में, कि एक्सप्रेशन होता क्या है, एक्सप्रेशन कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो बेसिकली उसके लिए हम चलने वाले हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये सब जो टॉपिक्स हैं इनका आपको मिल जाएगा लेक्चर प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे जाइए, देखिए और कंप्लीट कर लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा है इसको तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सप्रेशन के बारे में। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, तो सी लैंग्वेज में हम कोई भी जो भी तथ्य होता है जिसकी गणना कर सकते हैं वह एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, एक्सप्रेशन में हमको क्या होता है, मेन एक्सप्रेशन जो होता है कम से कम एक परिणाम वापस करता है। ठीक है, जैसे 2+5 और इसका जो कैलकुलेशन होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 7 होगा। तो यह एक प्रकार का एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि इसका एक हमको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे दिया गया है हमको एक्सप्रेशन, और इसका जो रिजल्ट है वो 7 है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन जो मेन होता है इसका काम वह होता है गणना। ठीक है, जिसकी गणना की जा सकती है, इसका हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका परिणाम 7 वापस होगा। सी में एक्सप्रेशन जो होते हैं वो कठिनाइयों के स्तर पर निम्नलिखित 2 भागों में बांटे जा सकते हैं, 2 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन मतलब प्रोग्राम को लिखने का तरीका, प्रोग्राम को लिखने का मेथड, प्रोग्राम को लिखने का टाइप्स। ठीक है, जैसे पहला है हमारा साधारण एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग सिंपल एक्सप्रेशन बोलते हैं। सी में जो सिंपल एक्सप्रेशन होता है केवल एक वेरिएबल का होता है, एक कांस्टेंट होता है, या फिर एक मान होता है। जैसे नीचे साड़ी में साधारण एक्सप्रेशन के उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है और यहाँ पे उसका मतलब दिया गया है कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, ये एक क्या है, यह एक सिंपल एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। इसमें 2 टाइप्स का एक्सप्रेशन होता है, पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको जटिल बोलते हैं, सिंपल जो होता है
उसको हम लोग साधारण बोलते हैं, साधारण एक्सप्रेशन। साधारण एक्सप्रेशन मतलब बहुत ही सिंपल प्रोग्राम होगा, उसमें बहुत ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं होगा, समझने में आपको आसानी होगी। जैसे यहाँ पे एक 20 दिया गया है, 20 एक्सप्रेशन दिया गया है और उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है इंटीजर कांस्टेंट है। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा डाटा टाइप में, उसमें पढ़ा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रेट। रेट क्या है? रेट एक वेरिएबल है जिसके अंतर्गत हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। -2.7 दिया गया है, ये क्या है? एक रियल कांस्टेंट है। ठीक है, रियल कांस्टेंट क्यों है वो आपको कांस्टेंट वाले टॉपिक में बताया गया था कि यह इसको हम लोग रियल कांस्टेंट क्यों कहेंगे -2.7 को, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो ये सब आता है हमारा सिंपल एक्सप्रेशन के अंतर्गत। सेकेंड है हमारा जटिल एक्सप्रेशन, या फिर हम लोग इसको बोले तो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। तो जो हमारा जटिल एक्सप्रेशन होता है वो सिंपल एक्सप्रेशन का ग्रुप होता है, समूह होता है, जो आपस में ऑपरेटरों द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर 2 + 8, इसमें हमारा एक्सप्रेशन क्या क्या है? सिंपल एक्सप्रेशन है 2, दूसरा सिंपल एक्सप्रेशन है 8, और इन दोनों को ऐड किया गया है किसके द्वारा? इन दोनों को ऐड किया गया है प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर के द्वारा। प्लस हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर में कैलकुलस में आता है, तो इन दोनों को ऐड किया गया प्लस ऑपरेटर के द्वारा। और ये जो दो हैं वो क्या है? ये दो सिंगल ऑपरेटर हैं। ठीक है, सिंगल एक्सप्रेशन है। सिंगल एक्सप्रेशन को, दो या दो से अधिक सिंगल एक्सप्रेशन को जब ऑपरेटर की मदद से हम जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन कहते हैं या फिर जटिल एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, जटिल एक्सप्रेशन के बारे में और भी दिया गया कि एक जटिल एक्सप्रेशन है क्योंकि इस एक्सप्रेशन में दो सिंपल एक्सप्रेशन का योग ऑपरेटर द्वारा जुड़े हुए हैं तथा इसका परिणाम 10 प्राप्त होगा। सी में बहुत जटिल एक्सप्रेशन भी लिखे जा सकते हैं, जैसे x + y × 2/z + 3। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये कि जटिल एक्सप्रेशन है। क्यों जटिल एक्सप्रेशन है? इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशन को क्या किया गया है? बहुत से सिंपल एक्सप्रेशन को आपस में ग्रुपिंग किया गया है, समूह बनाया गया है और ऑपरेटरों की मदद से उसको समूह में जोड़ा गया है, घटाया गया है, या फिर जो भी ऑपरेटर है उसको परफॉर्म किया गया है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन कहलाता है। आई होप आपको एक्सप्रेशन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन में हमारा सिंपल एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद सेकेंड है हमारा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। तो सिंपल एक्सप्रेशन जो होता है वो सिंपल होता है, मतलब एक लाइन में होता है, उसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं होता है। ठीक है, और जो हमारा जटिल एक्सप्रेशन होता है, जटिल एक्सप्रेशन दो या दो से अधिक सिंपल एक्सप्रेशन का समूह होता है, ग्रुप होता है, उसी को हम लोग जटिल एक्सप्रेशन बोलते हैं। सो आई होप आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है आपको क्लियर हो गया होगा अबाउट एक्सप्रेशन के बारे में। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कल का लेक्चर, वो रहेगा ऑपरेटर। और ऑपरेटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और हर बार बोर्ड परीक्षा में इससे सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी आएंगे। ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलिए इस क्लास का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। सो हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, न्यू लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली हमारे पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने देखा था इन टॉपिक्स के बारे में, अबाउट एक्सप्रेशन टॉपिक्स तक आपका कवर हो गया है और ये सभी टॉपिक्स प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर के 2023-24 वाले सेशन के प्लेलिस्ट में। तो जा कर के चेक कर लीजिए, अगर आपसे कोई भी लेक्चर, कोई भी क्लास मिस हुआ है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे वो भी जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और क्लास को देख के टॉपिक को समझ लें। ठीक है, सो आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में, दैट अबाउट ऑपरेटर होता क्या है, एक्चुअल में ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करता है, ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ऑपरेटर को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब आपका डाउट जो भी होगा ऑपरेटर के रिगार्डिंग वो सब कंप्लीट इसमें सॉल्व होगा। तो बेसिकली ऑपरेटर होता क्या है? तो ऑपरेटर एक चिन्ह होता है जो कंपाइलर को आंकड़ों पर क्रिया करने के लिए बाध्य करता है। ऑपरेटर आंकड़ों पर क्रिया करता है तथा वे आंकड़े जिन पर ऑपरेटर द्वारा क्रिया की जानी है एक्सप्रेशन कहलाते हैं। ठीक है, सी में ऑपरेटर कई श्रेणियों में बटे हुए होते हैं, वो निम्नलिखित हैं। ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है? ऑपरेटर जो होता है एक सिंबल होता है, चिन्ह होता है, जो क्या करता है, जो हमारा कंपाइलर होता है, अगर हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं या फिर कोई भी लाइन का कोड लिखते हैं तो उसमें अगर हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो ऑपरेटर में हम जो लिखेंगे वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वही चीज़ें वहाँ पे
काम करेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दूं मैं आपको, अगर हमने एक लिखा एक्सप्रेशन पिछला क्लास आपने देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। जैसे 2+3 हमने लिखा और ऑपरेटर हमने क्या कर दिया, ऑपरेटर हमने इसमें प्लस का यूज़ किया। प्लस ऑपरेटर का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, एडिशन होगा। तो 2+3=5। तो हमारा ये क्या हो गया, ये एक 5 जो हमारा प्लस है वो क्या है, ऑपरेटर है। ये काम क्या कर रहा है, ये दो नंबर, एक नंबर ही समझ लो आप, ये दो नंबरों को क्या कर रहा है, एडिशन करने के लिए बाध्य कर रहा है। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आप क्या हो जाएंगे, आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे इसको माइनस करने के लिए। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देते तो आपको क्या करना होता, मल्टीप्लाई ही करना होता। अगर हम डिवाइड लिख देते होते तो आपको डिवाइड ही करना होता है। तो ऑपरेटर ही क्या करता है, टास्क को परफॉर्म करता है। ऑपरेटर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बाध्य कर देता है कि हाँ अब आपको यही करना है जो हमने आपको दिया है इंस्ट्रक्शन। तो अभी आपको ऑपरेटर के रिगार्डिंग जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, अब समझ लेते हैं हम ऑपरेटर के टाइप्स। ऑपरेटर जो होता है, अब सबके अलग अलग टाइप्स हैं, सबको अलग अलग तरीके से रखा गया है। तो उन सब तरीकों के रखने के आधार पे, उन सब टाइप्स के आधार पे इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑपरेटर को। ठीक है, तो जो हमारा पहला टाइप है वो है हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। आई होप आपने सुना भी होगा ये वर्ड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और हिंदी में बोलते हैं निर्धारण ऑपरेटर। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। आपको 100% अगर आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा, कहीं भी आप देखोगे और आपसे कोई पूछेगा कि ये बताइए कौन सा ऑपरेटर है, तो आप बता लोगे इजली वे में। तो जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, दाएं हाथ के आंकड़े पर या ऑपरेशन एक्सप्रेशन के मान को मेमोरी में बाएं हाथ पर लिखने के नाम से सुरक्षित करता है। असाइनमेंट नाम से ही आप समझना, असाइनमेंट मतलब ये क्या करेगा, असाइन करेगा वैल्यू को। इस ऑपरेटर को इक्वल टू का जो सिंबल होता है, इक्वल टू का जो चिन्ह होता है, उससे हम लोग समझते हैं, इससे हम लोग इसको देखते हैं, इससे हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग साधारण गणित से अलग होता है। जैसे देखो x=y, यहाँ पे क्या किया गया है, x=y, जो हमारा इक्वल का साइन है उससे हमको पता चल रहा है कि ये कौन सा ऑपरेटर है। ये हमारा ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका वर्क क्या है, वैल्यू को असाइन करने में मदद करना। जैसे देखो यहाँ पे है इंट, इंट क्या है, हमारा डेटा टाइप है। x=y, उसके बाद y=12, z=6, ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। जो हमारा इक्वल टू का साइन है वो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब अगर आपसे कोई भी सिंबल दे दिया गया, जैसे a=b, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑपरेटर है आपसे पूछ लिया गया, तो आप क्या बताओगे, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्योंकि यह वैल्यू को असाइन कर रहा है। ठीक है, वैल्यू को निर्धारित कर दे रहा है कि एक जो है ए है वो बी के बराबर है, ए का मान कितना है, बी है। जैसे यहाँ पे ए, उसके बाद इक्वल, उसके बाद 50 कर दिया गया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, 50 असाइन हो गई। ठीक है, तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर यही होता है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इसका वर्क क्या है कि इसको हम लोग इक्वल के चिन्ह से, इक्वल के साइन से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पे भी इक्वल लगा है समझ जाओ आप वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। सेकेंड है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर बहुत चीज़ें नाम से ही आपको क्लियर हो जाएंगी। इसको हिंदी में बोलते हैं अंकगणितीय ऑपरेटर। तो जो हमारा सी है उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं वो गणना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। गणना मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे जो हमारे मेन 5 ही अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। पहला है हमारा प्लस, सेकेंड है हमारा माइनस, उसके बाद जिसको हम लोग एडिशन बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन बोलते हैं, थर्ड है हमारा मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ है हमारा डिवीज़न, उसके बाद फिफ्थ है हमारा मॉड्यूलस। ठीक है, तो जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे अगर हमको कोई टास्क दिया जाता है, कोई हमको एक दे दिया गया प्रोग्राम और उसमें क्या हो रहा है, गुणा घटाना, जोड़ना, भाग करना, ठीक है, ये सब अगर उसमें आ रहा है, ये सब उसमें यूज़ किया जा रहा है, तो अगर हमसे पूछ लिया गया कि ये कौन सा ऑपरेटर है, तो ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसी को समझाने के लिए एक देखो यहाँ पे टेबल बनाया गया है जिसमें ऑपरेटर आपको बताया गया है, उसका सिंबल बताया गया है और उसका कार्य बताया गया कि होता क्या है। तो देखो पहला ऑपरेटर है हमारा
योग मतलब एडिशन, और इसका सिंबल क्या है, प्लस, आपको पता है, और इसका काम क्या है, दो अंकों का योग करना। दूसरा ऑपरेटर है हमारा सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, और इसका जो सिंबल है वो माइनस है, और इसका जो वर्क है पहले अंक से दूसरे अंक को घटाता है। तीसरा जो हमारा ऑपरेटर है वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन या फिर इसको गुणा, और इसका वर्क है दो अंकों में गुणा करना। फोर्थ है हमारा डिवीजन या फिर भाग करना, पहले अंक को दूसरे अंक से भाग देता है। फिफ्थ है हमारा शेषफल या फिर मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है, पहले अंक को दूसरे अंक से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसे वापस करता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, अंकगणितीय ऑपरेटर। अगर आपसे कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर वही होते हैं प्लस, माइनस, मॉडुलस, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यही सब है जो यहाँ पे 5 दिए गए हैं। जैसे देखो एक यहाँ पे प्रोग्राम दे दिया गया है, सी का प्रोग्राम है एक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस का। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इंट मतलब इंटीजर डेटा टाइप है, और एक्स वैल्यू ऐड सब मल्ट डिवीजन। ठीक है, एक यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम दे दिया गया है कि आपको ये परफॉर्म करना है टास्क। ठीक है, जैसे यक्स बराबर आपको 10 असाइन कर दिया गया। देखो यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू है मतलब ये कौन सा ऑपरेटर है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से ड्रॉप करिए, मैं समझ जाऊंगा आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, वाई इक्वल टू दे दिया है यहाँ पे 3। अब आपको क्या कर दिया गया है, एक प्रोग्राम दे दिया गया, एक टास्क दे दिया गया है, एडिशन नाम का एक दे दिया गया वेरिएबल, एक्स प्लस वाई कर दिया गया, सब्ट्रैक्शन नाम का वेरिएबल बना दिया गया, एक्स माइनस वाई कर दिया गया। ऐसे ये 3 और कर दिए गए हैं, और इनका आउटपुट क्या होगा वो आपको पता है। एडिशन, यक्स का मान रख दो 10, वाई का मान रख दो 3, 10 और 3 13। एडिशन में क्या आ गया 13, सब्ट्रैक्शन में ऐसे ही आ गया 7, मल्टीप्लिकेशन में आ गया 30, डिवीजन में 3, उसके बाद मॉडुलस में 1। ठीक है, तो ये था हमारा एक प्रोग्राम अबाउट आप सभी के अर्थमेटिक ऑपरेटर के ऊपर जो डिपेंड है। ठीक है, ऐसे हमारा एक है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। चलिए इसको भी देख लेते हैं, संयुक्त निर्धारण ऑपरेटर होता क्या है। तो जो हमारा सी होता है उसमें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का भी उपयोग किया जाता है, जो निर्धारण ऑपरेटर तथा अंकगणितीय ऑपरेटर को निरूपित करने में संक्षिप्त माध्यम से होता है। तो जो हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारा क्या है, प्लस माइनस है, और हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसमें क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारा इक्वल टू है। असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन क्या है, इक्वल टू है। अर्थमेटिक ऑपरेटर का साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब है। और देखो इसी का एग्जाम्पल ये है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, और ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से ही जो ऑपरेटर बनता है उसको हम लोग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और ये कितने होंगे, 5 होंगे। क्यों 5 होंगे, क्योंकि 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके कितने हैं, 5 हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस। बस उसमें असाइनमेंट का ऑपरेटर लगा दो, असाइनमेंट मतलब इक्वल टू, हो गया हमारा 5। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर ये रहे 5, और इसका मतलब क्या हो गया वो आप देख लो। जैसे इक्वल उदाहरण देख लो, यक्स प्लस और उसके बाद इक्वल टू 1 दे दिया गया, तो यक्स इक्वल टू क्या हो गया, यक्स प्लस 1, यक्स माइनस इक्वल टू 1 तो हो गया यक्स माइनस 1। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हो गया पूरा, ये उदाहरण के साथ आपको एग्जाम्पल दे दिया गया। तो आई होप आपको ये 3 टॉपिक क्लियर हो गया अबाउट ऑपरेटर का। आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। कल हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, और आगे के जो भी ऑपरेटर के टाइप्स हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं हर बार, इस बार भी बनेंगे। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पिछले वीडियोस लेक्चर्स अगर आपने मिस किया है तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, और चैनल से साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए, जिससे आपसे एक भी लेक्चर, एक भी लाइव क्लास मिस ना हो। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। सो हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, न्यू लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे इस चैप्टर में। क्लास 10th कंप्यूटर का आप सभी का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, तो इसमें बेसिकली मैक्सिमम बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे। कुछ लास्ट 1-2 टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं, तो आज हम उसको भी देख लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था ऑपरेटर के बारे में, कि अबाउट ऑपरेटर होता क्या है।
ऑपरेटर में कुछ हमने देख लिया था, कुछ एक दो पॉइंट और तीन चार टाइप्स उसके देख लिए थे। आज आगे की जो बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं और जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं इन टॉपिक्स को। ठीक है, तो अबाउट में हमारा ऑपरेटर में चल रहा था, जिसमें हमने देख लिया था अबाउट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर तक हमने देख लिया था। ठीक है, और इसके एग्जांपल आपको यहाँ पे मैंने बता दिया था। तो अगर आपने इन टॉपिक्स को मिस किया है तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट से पिछले वीडियोस को देख लीजिए। आज हम चलेंगे फोर्थ टाइप, जो है हमारा संबंधवाचक ऑपरेटर, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। बेसिकली इसको भी आप नाम से ही अगर आप समझने की कोशिश करिए तो ये जो रहेगा, ये बेसिकली दो ऑपरेटर के बीच में क्या करेगा, दो एक्सप्रेशन के बीच में उनका रिलेशनल बताने का काम करेगा। रिलेशन एक्चुअल में है क्या, बराबर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, ये सब बताने का काम करेगा कौन, रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे देखो, थोड़ा बहुत डिफिनेशन समझ लो, बाकी तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज से समझो, सब कुछ समझ में आएगा। जैसे देखो, सी लैंग्वेज में जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं, इनका यूज एक्सप्रेशन की तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यही चीज़ें मैंने आपको बताई। एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे ए है, बी है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, कभी कभी प्रोग्राम में दो एक्सप्रेशन की तुलना करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सप्रेशन की हम लोग जब तुलना करने की नीड होती है, तब वहाँ पे आता है हमारा कौन सा ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। अब उन्हीं को आपको समझना है, नोट कर सकते हैं अगर आप नोट करना चाहें तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया गया है कि रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं और उनके सिंबल क्या हैं। जिससे आप देखो कहीं पे तो इसको समझ जाओ, सिंबल से ही आप पहचान लो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो पहला जो ऑपरेटर है हमारा रिलेशनल, वो है हमारा इक्वल। और इक्वल का जो साइन होगा वो होगा डबल। ठीक है, डबल टाइम इक्वल। सिंगल एक टाइम अगर आप इक्वल करोगे तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर में हमारा टू टाइम्स इक्वल करोगे तब जाकर के यहाँ पे ये रिलेशनल ऑपरेटर माना जाएगा। सेकेंड है हमारा ऑपरेटर ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन का साइन आपको पता है ऐसे होता है, ये भी हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। थर्ड है हमारा लेस देन, लेस देन का साइन इस तरह होता है। फोर्थ है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो जो हमारा इसका साइन है वो है हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का। ठीक है, उसके बाद है हमारा कम या बराबर, लेस देन और इक्वल टू, और लेस देन एंड इक्वल टू का साइन ऐसा है। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं। ठीक है, तो इसका जो साइन रहेगा वो इस तरीके का रहेगा। ये जो होता है इसको हम लोग नॉट कहते हैं, और ये इक्वल टू, तो ये हमारा नॉट इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। और कितने हैं रिलेशनल ऑपरेटर, टोटल हैं 6। कौन कौन से, बराबर, अधिक, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, अधिक या बराबर, कम या बराबर, या फिर बराबर नहीं। यही जो 6 हैं यही हमारे रिलेशनल ऑपरेटर आते हैं। तो कहीं पर भी प्रोग्राम में आपको देखने को मिल जाए ये 6 सिंबल, तो आप समझ लेना वो कौन से ऑपरेटर हैं, रिलेशनल। फिफ्थ जो हमारा टाइप्स है वो है हमारा तार्किक या फिर लॉजिकल ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर जो होते हैं बहुत ही आपको कम यूज़ में रहेंगे, बट हाँ इसको भी आपके सिलेबस में है। तो जो ये ऑपरेटर होते हैं इनका उपयोग हम तार्किक रूप से दो संबंधवाचक ऑपरेटर को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका जो मेन यूज़ होता है दो रिलेशनल ऑपरेटर को तार्किक रूप से मतलब लॉजिकल वे से जोड़ने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे देखो, आपसे कोई पूछ लिया गया कि तुम या तो उससे छोटे हो या फिर उससे तुम बड़े हो। जैसे दो नंबर दे दिया गया, जैसे 1 और दे दिया गया 5। अब इसमें क्या काम रहेगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। और एक नंबर और दे दिया गया, ठीक है। अब बोल दिया गया कि जो 1 है वो 6 से छोटा है, या फिर ये बोल दिया गया कि जो हमारा 5 है वो 6 से बड़ा है। ठीक है, इस टाइप से रहेगा, तो वहाँ पे यूज़ होगा लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे है लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जांपल दे दिया गया है। 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, पहला होता है एंड, सेकेंड वन होता है और, थर्ड वन इज़ नॉट। उसका सिंबल है डबल एंड, उसके बाद इस तरीके का, और यहाँ पे नॉट का सिंबल ये होता है। तो ये जो है ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब हमारे लॉजिकल ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर और जो हमारा 6 नंबर हमारा जो टाइप्स है वो है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये बहुत जगह यूज़ होता है और बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, हर जगह ये यूज़ होता है इसका, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हिंदी में बोलते हैं वृद्धि तथा कमी ऑपरेटर को एकल ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि यह ऑपरेटर केवल एक
आंकड़ों या फिर वेरिएबल पर काम करते हैं। जैसे सी में दो तरह के एकल ऑपरेटर होते हैं, वृद्धि में पाए जाते हैं, जिन्हें हम वृद्धि तथा कमी ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो टू टाइप्स का, केवल दो तरीके का होता ही है। पहला जो होता है, दो बार प्लस लगा दिया तो वो इंक्रीमेंट, और दूसरा जो है दो बार माइनस लगा दिया तो डिक्रीमेंट। जैसे देखो यहाँ पे दे दिया गया यक्स प्लस प्लस, इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं जैसे लिख दे रहा हूँ इसका एग्जांपल, यक्स बराबर 7 और इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इसमें यूज़ कर लिया। ठीक है, यक्स प्लस प्लस। अब जो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 8। क्यों? क्योंकि यक्स, इसका जो मतलब होता है इसका यक्स प्लस प्लस का यक्स प्लस 1। ठीक है, यक्स कितना है? 7 है, प्लस 1 कर दिया तो 8। इसी तरीके से माइनस में भी यही काम करेगा। अगर मान लो यक्स में मैंने नंबर ले लिया एक्स इक्वल टू 5, उसके बाद यक्स माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया, एक्स माइनस 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 क्या है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और एक्स हमारा क्या है? वेरिएबल। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को आप इस तरीके से समझोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसमें 3 ऑपरेटर कवर किया हमने। पहला कौन सा था? पहला था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर, और सेकेंड नंबर अर्थमेटिक ऑपरेटर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रिलेशनल ऑपरेटर, जो हमारा बताता है कि कौन कौन सा रिलेशन है इन दोनों के बीच में। सॉरी, रिलेशनल ऑपरेटर किसी का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो मिक्स ना हो जाए। जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर होता है वो दोनों में रिलेशन बताता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बराबर है कौन छोटा नहीं है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर बताता है हमारा, जैसे एंड है, और है, नॉट है। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को मैंने एग्जाम्पल साथ आपको बता दिया कि इनका वर्क हम कैसे करते हैं, इनका यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो गया होगा अबाउट इन ऑपरेटर के बारे में। दो और ऑपरेटर बचे हुए हैं जो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको कल इसके बारे में बता दूंगा, कंडीशनल ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, न्यू वीडियो में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली हमारा लेक्चर चल रहा था क्लास 10th में, हमारा सेकंड नंबर चैप्टर चल रहा था कंप्यूटर का, कैरेक्टर सेट, डाटा टाइप एंड ऑपरेटर, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिए थे ऑलरेडी। बट अभी कुछ लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ था, जो टॉपिक हमारा ये था, देख लेते हैं। टॉपिक हमारा लास्ट बचा हुआ था ऑपरेटर प्राथमिकता का। ठीक है, मेनली इसका मेथड ये रहता है, इसका मतलब ये रहता है कि कौन से ऑपरेटर को हम पहले यूज़ करेंगे, या फिर अगर आपको किसी भी यहाँ पे एक्सप्रेशन में दे दिया जाए, 3-4 ऑपरेटर दे दिया जाए, वहाँ पे आपको कौन से ऑपरेटर को पहले यूज़ करना रहेगा, कौन से ऑपरेटर को बाद में यूज़ करना रहेगा, वही मेनली इसका जो है मोटो रहता है आपको जानने के लिए। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि आपको ये बहुत जगह काम भी होगा। जैसे देखो, ऑपरेटर प्राथमिकता होता क्या है एक्चुअल में? यदि किसी एक्सप्रेशन में एक साथ कई ऑपरेटरों का उपयोग किया जा रहा है तो उसे एक्सप्रेशन का मान ज्ञात करते समय ऑपरेटरों का एक निश्चित क्रम का पालन करना पड़ता है, जिसे ऑपरेटर प्राथमिकता कहते हैं। उपयुक्त वर्णित सभी ऑपरेटरों की प्राथमिकता आगे सारणी में दी गई है। तो बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी ये चीजें बताई कि ऑपरेटर प्राथमिकता कुछ नहीं होता है। ऑपरेटर प्राथमिकता यही होता है कि जैसे आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया गया, ठीक है, उसमें प्लस माइनस डिवीजन सब्सट्रैक्शन सब कुछ है। ऑपरेटर जो आपको जितना भी मैंने आपको पढ़ाया था वो सब उसमें कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, तो अगर किसी चीज में उतना ऑपरेटर एक साथ में दे दिया गया है किसी एक्सप्रेशन में, तो आप सबसे पहले कौन सा कैलकुलेशन करेंगे, कौन सी गणना को करेंगे, परफॉर्म करेंगे, कौन से ऑपरेशन को, वो आपको पता चलता है ऑपरेटर प्राथमिकता के द्वारा। ठीक है, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये जानना भी चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जो कि हमने टीम ने आपको नोट्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है चार्ट के थ्रू। देखो यहाँ पे दिया गया ना प्राथमिकता का स्तर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ऐसे दिया गया है, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। तो ये है पूरा ऑपरेटर का प्राथमिकता का मॉडल, ये है पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लो आपको किसी एक्सप्रेशन में दे दिया गया मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का, मल्टी किसी भी एक्सप्रेशन में ये दो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, तो आप कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सी गणना को सबसे पहले परफॉर्म करोगे?
सबसे पहले आप परफॉर्म करोगे मल्टीप्लिकेशन को, फिर करोगे डिवीजन को, फिर करोगे मॉडुलस को। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी दिया गया है कि अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन में मान लो प्लस दे दिया गया, मतलब एडिशन का आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया गया और एक मल्टीप्लिकेशन का दे दिया गया। अब आपसे उस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करोगे, आप गणना करोगे, तो सबसे पहले आप गणना करोगे, कैलकुलेशन करोगे गुणा वाले, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाले जो एक्सप्रेशन है सबसे पहले उसको परफॉर्म करोगे, उसके बाद आप प्लस वाले को परफॉर्म करने जाओगे, उसके बाद उसकी गणना करने आप जाओगे। तो ये पूरा आपका, ये मेरा कहने का मोटो और इस टॉपिक का जो मोटो है यही है, पूरा सेम टू सेम आपको यही कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये है पूरा चार्ट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप देख लीजिए, नहीं तो मैं ग्रुप में भी ऐड कर इसको पुट कर देता हूँ, जिससे आप इसको समझ लीजिएगा। ये प्राथमिकता का स्तर है, मतलब लेवल है। पहले नंबर पे ये जो ऑपरेटर दिए गए हैं वो आते हैं, सेकेंड नंबर पे ये जो ऑपरेटर यहाँ पे हैं वो हैं, थर्ड नंबर पे इन ऑपरेटर को रखा गया है, फोर्थ नंबर पे ये ऑपरेटर्स हैं, फिफ्थ पे ये हैं, सिक्स पे ये हैं, सेवन्थ पे, एट्थ पे और नाइन्थ पे। ठीक है, तो टोटल ये है पूरा प्राथमिकता का मॉडल, प्राथमिकता का कॉन्सेप्ट, जो कि मे भी आपको इससे रिलेटेड पूरी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे इसका एक्सरसाइज का मतलब आपकी जो भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर है, बहुविकल्पी है, अतिलघु उत्तरी है, दीर्घ उत्तरी है, बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा कल शाम 6 बजे यूट्यूब चैनल पर लाइव। ठीक है, सो कल के वीडियो में हम लोग मिलते हैं एंड समझते हैं आगे के कॉन्सेप्ट को। और कंप्लीट सिलेबस आपको यहीं पे पढ़ाया जाएगा। आप सभी को यहाँ पे जुड़ के रहना है, और जुड़ने के लिए क्या करना है वो आपको ऑलरेडी पता है, सब्सक्राइब करना है बस, और कुछ नहीं करना है। कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहें तो हमारे लेक्चर से, फीडबैक से रिलेटेड, और अगर आपकी कोई डाउट है उससे रिलेटेड आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं सभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। सो हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, न्यू लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर क्लास 10 कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप एवं ऑपरेटर। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए थे, और अभी जो चल रहा था आपका वो चल रहा था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, जिसमें मैंने आप सभी को बहुविकल्पी प्रश्न बता दिए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कौन कौन से रहने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं, और बहुविकल्पी प्रश्न इस प्रीवियस लेक्चर को आप देख लीजिएगा, उसमें आपको ये सब देखने को मिल जाएगा कंप्लीट। ठीक है, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात कर लेते हैं हमारे अति लघु उत्तरी प्रश्न और उसके साथ साथ दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो अति लघु उत्तरी प्रश्न की बात की जाए तो टोटल यहाँ पे आप सभी के लिए कुछ अति लघु उत्तरी प्रश्न यहाँ पे हैं और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ देखते हैं हम, ये भी एक एक नंबर वाले ही हैं, बट आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को देखने के बाद। और इसको जो है आप सॉल्व करेंगे खुद से, इसका आंसर आप खुद से निकालेंगे और खुद से इसको लिखेंगे, इसका आप नोट्स बना लेंगे आंसर का, क्वेश्चन आंसर का, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम में जैसे ही आप जाओगे एग्ज़ाम देने, उससे पहले अगर आप एक बार इसको देख लेते हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इन क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने दे दिए हैं। जैसे अति लघु उत्तरी ये जो रहते हैं ये भी एक एक नंबर वाले ही रहते हैं, वन लाइनर है। ठीक है, जैसे वर्ड समूह किसे कहा जाता है, प्लेलिस्ट को चेक करके आप सभी टॉपिक को पढ़ लीजिए, टॉपिक वाइज भी आप क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो और अपने से बना सकते हो। वर्ड समूह को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, आइडेंटिफायर का क्या अर्थ होता है, ठीक है, कीवर्ड किसे कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस हैं। जैसे दो वैध इंटीजर कॉन्सेप्ट के उदाहरण बताना है आपको। ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेरिएबल्स का क्या अर्थ होता है, सी लैंग्वेज में कितने प्रकार के डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है, सी लैंग्वेज में कितने प्रकार के प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं। उसके बाद कैरेक्टर डेटा टाइप मेमोरी जो होता है कितना स्पेस लेता है। ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप की क्या होती है, लिमिट क्या क्या होती है, कथन किसे कहते हैं, संयुक्त कथन किसे कहते हैं, ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हैं जिनका आपको क्या करना है, आंसर खुद से लिखना है, खुद से इसको सॉल्व करना है, और खुद से आप सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हो, इन क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो। ठीक है, और सर्च कर सकते हो। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट को चेक करिए, और इसका एक आने वाला है वन वीडियो। ठीक है, वन शॉट, मतलब चैप्टर सेकेंड का केवल कंप्लीट वन लेक्चर में आपको सब जितना टॉपिक है वो कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा।
तो उसको आप देख लीजिएगा, उसमें आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये है हमारा 4 नंबर वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी क्लियर कर दे रहा हूँ। टोटल यहाँ पे 10 में लेकर आया हूँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है हमारा, सी भाषा में कितने प्रकार के प्राइमरी डाटा टाइप होते हैं, सभी का संक्षेप में वर्णन करना है आपको। सी लैंग्वेज में जितने भी आपके प्राइमरी डेटा टाइप हैं उनके बारे में आपको बताना है। और ये जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं उनमें बेसिकली आपके कुछ ज़्यादा ही टॉपिक कवर हो जाते हैं, तो इनको तो आप 101% इनका आप आंसर लीजिएगा, लिखिएगा, सर्च करिएगा और बनाइएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। जैसे सी लैंग्वेज में कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, सभी का संक्षेप में वर्णन करना है, आइडेंटिफायर का नामकरण करना है, उसके क्या क्या रूल होते हैं, नियम होते हैं, वर्ण समूह एवं स्केप सीक्वेंस किसे कहते हैं, कैरेक्टर कॉन्सेप्ट कांस्टेंट और जो हमारा स्ट्रिंग का कांस्टेंट होता है उन दोनों में क्या क्या अंतर होता है, ऑपरेटर क्या होता है, सी लैंग्वेज में कितने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। शर्ती ऑपरेटर को उदाहरण से ही समझाना है आपको, और ऑपरेटर जो प्राथमिकता होता है उसके कॉन्सेप्ट को समझाना है, अंकगणितीय ऑपरेटर की प्राथमिकता को आपको बताना है, ठीक है। ये जो है बहुत सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर किए थे जिसमें आपको ये सब चीज़ें आपको बताई गई थी, ठीक है। जैसे ये था हमारा ऑपरेटर का प्राथमिकता वाला टॉपिक, इसमें आपको ये सब चीज़ें बताई गई। तो एक एक जो आपका एक एक टॉपिक का जो लेक्चर है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा। 1 मिनट में आपको प्लेलिस्ट भी चेक करा दे रहा हूँ, इस ओपन करके दिखा दे रहा हूँ आप कैसे एक्सेस करोगे। यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट को आता हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको जो ये दिख रहा है क्लास 10 सिलेबस 2023-24, इस वाले प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करना है, आपको एक्सेस करना है कक्षा 10वीं कंप्यूटर लाइव क्लास 2024, इस वाले प्लेलिस्ट को, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे जो रहने वाले हैं प्लेलिस्ट में, जितने भी वीडियोज़ रहेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप एक्सेस कर लेना और इसको आप कर लेना, यहाँ से देख लेना जो भी आपको लेक्चर देखना रहेगा, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था पूरा कंप्लीट चैप्टर, और इसका 1 शॉर्ट वीडियो आपको कल यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा है क्लास 10th कंप्यूटर में, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, और इसमें हमारे बहुत सारे जो हैं टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे, कुछ लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं जिनकी तरफ हम देखते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा उसमें सभी टॉपिक्स आपको डिटेल में देखने को मिल जाएंगे। हमारा चल रहा था यहाँ पे ऑपरेटर के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में, ठीक है, जो कि आपको बहुत जगह यूज़ होते हैं, सभी जगह यूज़ होते हैं, और इसको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि इन सब के बिना हम कोई भी प्रोग्राम को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया था बहुत सारे ऑपरेटर के बारे में, जैसे इस कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में देख लिया था, रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सब भी हमने देख लिया था। साइज ऑफ ऑपरेटर आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हुआ था कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, बहुत सी चीज़ें आपको नाम से ही क्लियर होती हैं, और जितने भी ऑपरेटर हैं उनका कुछ ना कुछ मीनिंग है उनके नाम से ही, क्योंकि जो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, तभी आपको मैं बता देता हूँ कि उसका क्या मतलब होने वाला है, ठीक है। तो इस ऑपरेटर से हमको क्या पता चलेगा कि साइज क्या रहने वाला है, साइज कितना घेरता है, साइज कितना लेता है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल स्टोर कितने साइज में कर रहा है, इन सब चीज़ों का पता चलेगा। तो देखिए, यह ऑपरेटर भी एकल ऑपरेटर का उदाहरण होता है। यह ऑपरेटर किसी एक वेरिएबल पर क्रिया करता है तथा वेरिएबल के द्वारा मेमोरी में घेरे गए स्थान को वापस करता है। इस ऑपरेटर का व्याकरण निम्नलिखित है या फिर रेफरेंस निम्नलिखित है। साइज ऑफ, उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन जो भी रहेगा वहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ एक्सप्रेशन किसी भी प्रकार का वेरिएबल या कोई डाटा टाइप हो सकता है, जैसे यहाँ पे साइज ऑफ, और उसके बाद एक्सप्रेशन में हमको क्या दे दिया गया, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर मतलब नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 2 मान प्राप्त होगा, अर्थात इंटीजर डाटा टाइप मेमोरी में 2 बाइट का स्थान घेरता है। क्यों घेरता है, क्यों नहीं घेरता है, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब मैं आपको डाटा टाइप पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने जब इंटीजर डेटा टाइप के बारे में पढ़ाया हुआ था, फ्लोट डाटा टाइप के बारे में पढ़ाया हुआ था, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको, तब मैंने बताया था कौन सा जो हमारा डेटा टाइप है वो कितना स्पेस मेमोरी में फिल करता है। तो हमारा जो इंटीजर डेटा टाइप होता है वो 2 बाइट का स्थान घेरता है मेमोरी में। सो दैट्स द रीज़न यहाँ पे 2 मान हमको 2 वैल्यू प्राप्त हुआ। इसके जगह कुछ भी रह सकता है, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है, यहाँ पे इंटीजर दे दिया गया, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, फ्लोट दे सकता है, नंबर दे सकते हैं, कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं। तो जो हमारा साइज ऑफ होता है, इसको लगा करके हम प्रोग्राम में, किसी इसको लगा करके हम पता कर सकते हैं कि हमको क्या उसका क्या साइज़ है, ठीक है।
उस ऑपरेटर का या फिर उस इंटीजर का जो भी वेरिएबल है उसमें क्या साइज़ है, कितने साइज़ का वो फिल किया हुआ है, कितनी साइज़ का वो जगह लिया हुआ है उसको स्टोर करने के लिए। तो ये हमारा जो था वो ऑपरेटर के टाइप में लास्ट था। सेकेंड वन इज है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो आज इसको भी देख लेते हैं। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन नथिंग, अर्थमेटिक ऑपरेशन आप नाम से ही समझ लेना कि जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, उनको अर्थमेटिक वे में चेंज करना। अर्थमेटिक वे में मतलब अंकगणितीय रूप में लिखना ही इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए देखते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो हमारा जो अंकगणितीय एक्सप्रेशन होता है वेरिएबल, नियतांक मतलब कांस्टेंट तथा ऑपरेटर का एक संयोजन होता है। संयोजन मतलब सभी से मिलकर बना होता है। जो हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता है वो वेरिएबल, एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, ऑपरेटर, इन सभी चीज़ों से मिलकर के बना होता है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये क्या है? नियतांक, वेरिएबल, एक्सप्रेशन, ऑपरेटर। अगर आपने सभी लेक्चर पढ़ा होगा, सभी टॉपिक पढ़ा होगा जो प्लेलिस्ट में भी है और आपको डेली लाइव क्लासेस में समझाया जाता है, तो आपको पता चल गया होगा ये सब क्या होते हैं। ठीक है, नहीं आपको पता है, अगर आप लेट से देख रहे हो वीडियो तो आप प्लेलिस्ट को चेक करिए, प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए। ठीक है, तो जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल, एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, ऑपरेटर, इन्हीं से संयोजन होते हैं, इन्हीं से मिलकर के बने होते हैं। किसी भी प्रोग्राम में अंकगणितीय एक्सप्रेशन को लिखने के लिए सी भाषा के ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। नीचे दिए गई सारणी में कुछ आपको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं जिनका सी भाषा में रूपांतरण किया गया है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ये दे दिया गया है आपको। ठीक है, 3 × 3 2x-1। तो देखो 3 × 3 यहाँ पे 3 × 3 नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा लिखने में वो हो गया है। 3x⁻³ है प्लस 2 × x है और उसके बाद -1। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। थोड़ा बहुत लिखने में यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो देखो अगर इसको हम सी भाषा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सी भाषा में अगर हमको इसको लिखना रहेगा तो कैसे लिखोगे आप? उसको आपको लिखना रहेगा जैसे यहाँ पे देखो 3 हो गया, x⁻³ है, मल्टीप्लाई कर दो x को। ठीक है, 3 × x × x × x, x⁻³ हो गया प्लस 2x है, 2x मतलब 2 एंड मल्टीप्लाई कर दो x के साथ। उसके बाद -1 है, -1 कर दो। ठीक है, मतलब कि अंकगणितीय मतलब जो भी हमको यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलेगा उसको हमको पूरा का पूरा तोड़ के पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना रहेगा सी भाषा में अगर हमको लिखना रहेगा तो। जैसे यहाँ पे है देखो ABC, उसके बाद यहाँ पे बटे में दे दिया गया A+B+C। ठीक है, तो इसको आप कैसे चेंज करोगे? तो इसका बहुत सिंपल सा वे है। सबसे पहले ABC को लिखना है आपको, तो A × B × C, उसके बाद आपको स्लैश लगाना है, मतलब जो डिवीज़न का हमारा साइन होता है, फिर उसके बाद A+B+C। बहुत ही ईजी है। ठीक है, ऐसे ही रहता है अंकगणितीय एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वो टॉपिक का नाम क्या रहेगा वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अबाउट दिस टॉपिक, ऑपरेटर प्राथमिकता। ऑपरेटर की प्राथमिकता इस लेक्चर में हम बताएंगे आपको कि कौन सा ऑपरेटर की प्राथमिकता ज़्यादा होती है, किस ऑपरेटर की प्राथमिकता कम होती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ उसके प्राथमिकता के हिसाब से हम उसको यूज़ करते हैं कहीं पे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर का। प्लेलिस्ट को चेक करिए अगर आपने लास्ट वीडियोस मिस किया है, लेक्चर्स मिस किया है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड सब्सक्राइब करिएगा जिससे नेक्स्ट लेक्चर आपसे मिस ना हो। थैंक यू। सो हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, न्यू वीडियो में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था क्लास 10th कंप्यूटर में, और आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम देखने वाले हैं सभी बहुविकल्पी प्रश्न। एक एक नंबर वाले जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं चैप्टर 2 में कितने हैं और इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, वो सब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो वीडियो में भी अगर लॉन्ग रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं इसमें आपके 30 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपके ऑप्शनल होते हैं। एक आपको क्वेश्चन दिया जाता है और उसके बाद उसका 4 ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें से आपको एक करेक्ट चूज करना रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए हुए।
तो हमारा जो फर्स्ट नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक कीवर्ड है, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स जल्दी से ओपन है, जल्दी से जाइए और ड्रॉप करिए जो क्वेश्चन का आपको आंसर पता है उस क्वेश्चन का नंबर लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जो है कौन कीवर्ड है, ठीक है। तो आपको कीवर्ड इसमें बताना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप सीधा सा जाइएगा, कमेंट बॉक्स ओपन करिएगा, फर्स्ट लिखिएगा, मतलब एक लिखिएगा, डॉट लिखिएगा, उसके आगे ABCD जो भी रहता है उसको आप कमेंट में भेज दीजिएगा, हमारे पास पहुंच जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि किन स्टूडेंट्स ने ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस किया है, किन की जो है तैयारी ज़्यादा अच्छे से चल रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन है आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग, एल्स, ब्रेक या फिर इनमें से सभी। तो क्या कीवर्ड है आप सभी को पता है, लॉन्ग भी एक कीवर्ड है, एल्स भी एक कीवर्ड है, ब्रेक भी एक कीवर्ड है, ये सब मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। थोड़ा सा मैं पेन का जो कलर है उसको चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको चीजें और भी क्लियर समझ में आए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी, लॉन्ग भी कीवर्ड है, एल्स भी कीवर्ड है, ब्रेक भी कीवर्ड है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्केप सीक्वेंस का प्रारंभ किस चिन्ह से होता है। स्केप सीक्वेंस, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने किसी भी टॉपिक को मिस किया तो प्लेलिस्ट जाइएगा, ओपन करिएगा, आपको एक एक सिंगल टॉपिक आपको समझाया गया है, पढ़ाया गया है। और इस चैप्टर का एक कंप्लीट वीडियो आएगा, वन सीरीज, उसमें आपको इस सेकंड नंबर चैप्टर के सभी टॉपिक, सभी क्वेश्चन से सब कुछ देखने को मिलेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लो, जिससे कनेक्टेड रहोगे, ठीक है। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, स्लैश यहाँ पे दिए गए हैं कि आपको बताना है कि एस्केप सीक्वेंस का प्रारंभ किस चिन्ह द्वारा किया जाता है। जो हमारा करेक्ट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, जब हम एस्केप सीक्वेंस का प्रयोग करते हैं तो हम इस वाले चिन्ह का प्रयोग करके स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन की न्यू लाइन के लिए हम किस एस्केप सीक्वेंस का प्रयोग करते हैं। किसी भी सी प्रोग्रामिंग में जब हम करते हैं प्रोग्रामिंग तो हमें न्यू लाइन में कुछ भी करना होता है, प्रिंट करना रहता है या फिर कुछ भी करना रहता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्लैश एन का यूज करते हैं, ठीक है। इस वाले स्लैश एन का यूज करते हैं फॉर न्यू लाइन प्रिंट। ये सब आपको मैंने टॉपिक में बताया था। जो बच्चे अगर सभी टॉपिक को पढ़े होंगे उनको चीजें बहुत ही क्लियर वे में समझ में आ रही है और उनके क्वेश्चंस के कमेंट भी मैं देख पा रहा हूँ सही ही आ रहे हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैध इंटीजर कांस्टेंट का उदाहरण है। वैध मतलब कौन सा इंटीजर कांस्टेंट का एग्जाम्पल है जो करेक्ट है, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, अगर आपने टॉपिक देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, इसका डिफिनेशन आपको माइंड में आ गया होगा, इंटीजर कांस्टेंट का एग्जांपल भी आ गया होगा माइंड में, और करेक्ट आंसर भी आपके माइंड में आ गया होगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है इंटीजर कांस्टेंट का जो बेस्ट एग्जांपल है, करेक्ट एग्जांपल है वो है 11, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध रियल कांस्टेंट का उदाहरण। रियल कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, उससे पहले क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में था इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट में मैंने आपको इन सब चीजों के बारे में बताया था, टॉपिक के बारे में बताया था। तो जो हमारा रियल कांस्टेंट होता है वो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी -11.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध रियल कांस्टेंट का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन पूरा सुनिएगा, उदाहरण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए 1.1, 11 पॉइंट 11 या फिर 0.11 पॉइंट, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ये 0.11 पॉइंट। ये क्या है, एक रियल कांस्टेंट का उदाहरण नहीं है। कैरेक्टर कांस्टेंट को किन चिन्हों के द्वारा रखा जाता है या फिर किन चिन्हों के अंदर रखा जाता है, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं उनको किन सिंबल्स के अंदर, किन चिन्हों के अंदर रखा जाता है वो आपको बताना है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने एक एक टॉपिक, एक एक लेक्चर ध्यान से पढ़ा था उनको ये सब क्वेश्चन इजिली वे में हो जाएगा और बोर्ड परीक्षा में भी आएगा तो कर लेंगे इजिली वे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एकल संदर्भ चिन्ह, ठीक है। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध वेरिएबल के नाम का उदाहरण है। वैध वेरिएबल के नाम का उदाहरण है, ठीक है। वैध वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, अगर आपको पता है तो आपको इसका आंसर 101% समझ में आ गया होगा। ये ऑप्शन नंबर डी है इसका वैध उदाहरण जो है वेरिएबल का, ठीक है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, कैर डेटा टाइप का एक समय में कितने वर्ग संग्रहित करता है, ठीक है। कितने स्पेस जो है ये लेता है कैरेक्टर डेटा टाइप हमारा एक टाइम में। तो जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो जो हमारा ये तीनों है ऑप्शन नंबर डी वो इसका करेक्ट एग्जाम्पल है, करेक्ट आंसर है। टेंथ नंबर क्वेश्चन है, इंटर डेटा टाइप जो होता है उसकी हाई मैक्सिमम सीमा होती है वो क्या होती है, ठीक है। अधिकतम सीमा क्या होती है इसकी इंटर डेटा टाइप की। तो जो हमारा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होता है उसकी जो मैक्सिमम
लिमिट होती है वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर जो बी है 32767। ये करेक्ट आंसर इसका है। ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन है डबल डाटा टाइप की जो न्यूनतम सीमा होती है वो आपको बताना है। ठीक है। और ये सब आपको क्वेश्चन का आंसर कहाँ से मिलेगा, जब आप टॉपिक पढ़ोगे उसमें मैंने आपको डेटा टाइप बताया था, डेटा टाइप के बारे में बताया था, इंट डबल सब कुछ बताया था, कैर उसमें मैंने आपको बताया था इसकी लिमिट कितनी होती है, इनकी लिमिट कितनी होती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन है किसी वेरिएबल के नाम की शुरुआत किससे नहीं हो सकती है। तो आपको इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपसे भी देते रहिएगा, मैं जरूर से हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो किस वेरिएबल का नाम जो होता है, किसी भी वेरिएबल का जो भी हम बनाते हैं उसमें किस क्या होता है कि हम किस चीज़ से उसकी शुरुआत नहीं कर सकते हैं, वर्ड से, संख्या से, उसके बाद से यहाँ पे बैक स्पेस चिन्ह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नंबर से हम किसी भी वेरिएबल की स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब किसी भी वेरिएबल को हम जब क्रिएट करते हैं तो हम नंबर का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसका स्टार्ट करते टाइम बीच में कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि जो हमारा इंट टाइप का डेटा टाइप होता है उसका मेमोरी में कितना जो स्पेस है वो कवर करता है या फिर घेरता है। ठीक है। जो इंट हमारा डाटा टाइप होता है वो मेमोरी में कितना स्पेस लेता है, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट या फिर 8 बाइट। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 बाइट। जो इंटीजर डेटा टाइप होता है वो 2 बाइट का स्पेस फिल करता है मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोट डाटा टाइप जो होता है वो मेमोरी में कितना स्पेस फिल करता है। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 4 बाइट। ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डबल डेटा टाइप जो होता है वो मेमोरी में कितना स्पेस फिल करता है। तो जो हमारा डबल डेटा टाइप होता है वो मेमोरी में टोटल जो फिल करता है वो 8 बाइट का स्पेस फिल करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कार्य को करने के लिए दिया जाने वाला आदेश क्या कहलाता है। करेक्ट आंसर ड्रॉप करिए कमेंट बॉक्स में, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर चेक कर रहा हूँ, जो जो यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है कमेंट में बता रहा है उसका करेक्ट आंसर। ठीक है। तो मैं आपकी रिप्लाई भी करूँगा, जो जो यहाँ पे वीडियो को वॉच कर रहा है, क्वेश्चन का आंसर दे रहा है कमेंट बॉक्स में, मैं उन सभी स्टूडेंट्स के एक एक कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है। तो किसी कार्य को करने के लिए दिया जाने वाला जो आदेश होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कथन। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नल कथन को किस चिन्ह द्वारा लिखा जाता है। जो हमारा नल कांस्टेंट होता है उसको हम किस सिंबल द्वारा डिनोट करते हैं, किसके द्वारा बताते हैं कि यह नल कांस्टेंट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ये। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 18th नंबर क्वेश्चन है ब्लॉक एक या एक से अधिक कथनों को किस प्रकार कोष्टक में बंद रखते हैं। ठीक है। जब एक या एक से अधिक जब कथन होते हैं तो उसको हम लोग कैसे किस प्रकार के कोष्टक के अंदर उसको रखते हैं। तो वो जो हमारा करेक्ट आंसर है इसका वो है हमारा ये। ठीक है। इस वाले कोष्टक के अंतर्गत हम रखते हैं। 19th नंबर हमारा जो है 19वां नंबर क्वेश्चन है सी में साधारण एक्सप्रेशन क्या होता है। वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, या फिर मान होता है, या फिर इनमें से सभी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा मान। ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन है निर्धारण ऑपरेटर को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। निर्धारण जो ऑपरेटर होता है उसको हम लोग इक्वल वाले चिन्ह से करते हैं। ठीक है। मतलब असाइन कर दिया गया, जैसे ये हो गया ना, ए में 7 को असाइन कर दिया गया। इक्वल टू जब यहाँ पे डबल हम लोग लगा देंगे ना इक्वल, तब यहाँ पे हो जाएगा कि ए 7 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, निर्धारण किया जा रहा है। तो निर्धारण में केवल सिंबल एक ही रहेगा। ठीक है। एक डबल का सिंबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है। कौन सा आपको जो दिया गया है कथन वो गलत है। मैक्स 20 या फिर ए इक्वल टू बी, ए प्लस बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए प्लस बी इक्वल टू सी। ठीक है। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेशन 10% -3 का मान क्या होगा। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको ड्रॉप करना है कमेंट बॉक्स में, जो कि हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको बताना है। ठीक है। तो इसमें ये आपका मॉडुलस का साइन है, तो यहाँ पे आपको मॉडुलस बताना था। उसके बाद 23 नंबर है कि एक्सप्रेशन ए इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3 का मान क्या होगा यदि इंटीजर वेरिएबल है।
ठीक है, वेरिएबल क्या है, इंटीजर है, तब इसका क्या मान होगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा 3 ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसका हमको आंसर किस में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, इंटीजर वेरिएबल में चाहिए, तो इसीलिए इसकी वैल्यू को हम इंट में ही निकालेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक्स मॉडुलस इक्वल टू वाई का एक पूर्ण रूप है। तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस 1। 25 नंबर क्वेश्चन, एक संबंधवाचक ऑपरेटर क्या परिणाम वापस करते हैं। ठीक है, संबंधवाचक जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या रिजल्ट वापस करते हैं हमको। फर्स्ट मेन एक देते हैं, जीरो देते हैं, या फिर एक और जीरो दोनों देते हैं, या फिर इनमें से कुछ नहीं देते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया है ना, 0 और 1। जो संबंधवाचक हमारे ऑपरेटर होते हैं वो क्या होते हैं, अगर आप टॉपिक देखेंगे तो उसमें आपको सब कुछ बताया गया है। तो हमको 0 और 1 वो दोनों देते हैं। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक ऑपरेटर है। तो आपको बताना है तार्किक ऑपरेटर के बारे में। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा तार्किक ऑपरेटर क्या होते हैं, उनके सिंबल क्या होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो इसमें दिया नहीं है, मतलब जो तार्किक ऑपरेटर होते हैं वो इनमें से कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें से जो सभी हैं, मतलब जो हमारे डबल एंड है वो भी तार्किक है, ये भी तार्किक है, और नॉट वाले भी तार्किक, ये तीनों जो हैं वो तार्किक ऑपरेटर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मतलब ये सभी जवाब सही है। सेकंड है हमारा 27 नंबर है कि तार्किक ऑपरेटर नॉट को किस चिन्ह से निरूपित किया जाता है। अभी ऊपर ही बताया गया है कि तार्किक ऑपरेटर जो नॉट होता है उसको किस चिन्ह द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। तो हमारा जो थर्ड नंबर ऑप्शन है ये वाला, इसको हम लोग तार्किक नॉट के सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन ए इक्वल टू 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तार्किक ऑपरेटर है एंड 3 का मान क्या होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो आपको बताना है, और इसका जो वैल्यू होगा वो करेक्ट आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्रेशन ए इक्वल टू क्वेश्चन में 10, ठीक है, ग्रेटर देन 3, उसके बाद 4 ग्रेटर देन 6 का मान क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि वृद्धि ऑपरेटर को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसको हम लोग डबल प्लस का जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है, उससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपको जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें ये चीज़ें क्लियर की थी। ये इंक्रीमेंट का होता है मतलब वृद्धि ऑपरेटर, और ये होता है डिक्रीमेंट का। ठीक है, ये डिक्रीज करने के लिए होता है। तो ये थे पूरे टोटल 30 बहुविकल्पी प्रश्न। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बहुत ही इजी वे में, और थोड़ा सा मैंने फास्ट आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है जिससे वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो। ठीक है, और टॉपिक ऑलरेडी कवर हो गया है इस चैप्टर का कंप्लीट। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा चैनल पे, और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न हो गए हैं वो बताए जाएंगे। ठीक, सो हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, न्यू लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर क्लास 10 कैरेक्टर सेट डेटा टाइप एवं ऑपरेटर। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए थे, और अभी जो चल रहा था आपका वो चल रहा था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, जिसमें मैंने आप सभी को बहुविकल्पी प्रश्न बता दिए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कौन कौन से रहने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं, और बहुविकल्पी प्रश्न प्रीवियस लेक्चर को आप देख लीजिएगा, उसमें आपको ये सब देखने को मिल जाएगा कंप्लीट। ठीक है, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात कर लेते हैं हमारे अति लघु उत्तरी प्रश्न और उसके साथ साथ दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो अति लघु उत्तरी प्रश्न की बात की जाए तो टोटल यहाँ पे आप सभी के लिए कुछ अति लघु उत्तरी प्रश्न यहाँ पे हैं और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ देखते हैं हम, ये भी एक एक नंबर वाले ही हैं, बट आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को देखने के बाद, और इसको जो है आप सॉल्व करेंगे खुद से, इसका आंसर आप खुद से निकालेंगे और खुद से इसको लिखेंगे, इसका आप नोट्स बना लेंगे आंसर का, क्वेश्चन आंसर का, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम में जैसे ही आप जाओगे एग्जाम देने उससे पहले अगर आप एक बार इसको देख लेते हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इन क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने दे दिए हैं, जैसे अति लघु उत्तरी ये जो रहते हैं ये भी एक एक नंबर वाले ही रहते हैं,
वन लाइनर है, ठीक है। जैसे वर्ड समूह किसे कहा जाता है। प्लेलिस्ट को चेक करके आप सभी टॉपिक को पढ़ लीजिए, टॉपिक वाइज भी आप क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो और अपने से बना सकते हो। वर्ड समूह को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, आइडेंटिफायर का क्या अर्थ होता है, ठीक है, कीवर्ड किसे कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस हैं, जैसे दो वैध इंटीजर कॉन्सेप्ट के उदाहरण बताना है आपको, ठीक है। स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेरिएबल्स का क्या अर्थ होता है, सी लैंग्वेज में कितने प्रकार के डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है, सी लैंग्वेज में कितने प्रकार के प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं। उसके बाद कैरेक्टर डेटा टाइप मेमोरी जो होता है कितना स्पेस लेता है, ठीक है। कैरेक्टर डेटा टाइप की क्या होती है, लिमिट क्या क्या होती है, कथन किसे कहते हैं, संयुक्त कथन किसे कहते हैं, ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस हैं जिनका आपको क्या करना है, आंसर खुद से लिखना है, खुद से इसको सॉल्व करना है और खुद से आप सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हो, इन क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो, ठीक है, और सर्च कर सकते हो। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट को चेक करिए और इसका एक आने वाला है वन वीडियो, ठीक है, वन शॉट, मतलब चैप्टर सेकेंड का केवल कंप्लीट वन लेक्चर में आपको सब जितना टॉपिक है वो कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। तो उसको आप देख लीजिएगा, उसमें आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये है हमारा 4 नंबर वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी क्लियर कर दे रहा हूँ। टोटल यहाँ पे 10 में लेकर आया हूँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है हमारा, सी भाषा में कितने प्रकार के प्राइमरी डाटा टाइप होते हैं, सभी का संक्षेप में वर्णन करना है आपको। सी लैंग्वेज में जितने भी आपके प्राइमरी डेटा टाइप हैं उनके बारे में आपको बताना है। और ये जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं उनमें बेसिकली आपके कुछ ज़्यादा ही टॉपिक कवर हो जाते हैं, तो इनको तो आप 101% इनका आप आंसर लीजिएगा, लिखिएगा, सर्च करिएगा और बनाइएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। जैसे सी लैंग्वेज में कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, सभी का संक्षेप में वर्णन करना है। आइडेंटिफायर का नामकरण करना है, उसके क्या क्या रूल होते हैं, नियम होते हैं। वर्ड समूह एवं स्केप सीक्वेंस किसे कहते हैं। कैरेक्टर कॉन्सेप्ट कांस्टेंट और जो हमारा स्ट्रिंग का कांस्टेंट होता है, उन दोनों में क्या क्या अंतर होता है। ऑपरेटर क्या होता है, सी लैंग्वेज में कितने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। शर्ती ऑपरेटर को उदाहरण से ही समझाना है आपको। और ऑपरेटर जो प्राथमिकता होता है उसके कॉन्सेप्ट को समझाना है। अंकगणितीय ऑपरेटर की प्राथमिकता को आपको बताना है, ठीक है। ये जो है बहुत सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर किए थे जिसमें आपको ये सब चीज़ें आपको बताई गई थी, ठीक है। जैसे ये था हमारा ऑपरेटर का प्राथमिकता वाला टॉपिक, इसमें आपको ये सब चीज़ें बताई गई। तो एक एक जो आपका एक एक टॉपिक का जो लेक्चर है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा। 1 मिनट में आपको प्लेलिस्ट भी चेक करा दे रहा हूँ, इस ओपन करके दिखा दे रहा हूँ आप कैसे एक्सेस करोगे। यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट को आता हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको जो ये दिख रहा है क्लास 10 सिलेबस 2023-24, इस वाले प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करना है, आपको एक्सेस करना है कक्षा 10वीं कंप्यूटर लाइव क्लास 2024, इस वाले प्लेलिस्ट को, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे जो रहने वाले हैं प्लेलिस्ट में, जितने भी वीडियोज़ रहेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप एक्सेस कर लेना और इसको आप कर लेना, यहाँ से देख लेना जो भी आपको लेक्चर देखना रहेगा, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था पूरा कंप्लीट चैप्टर, और इसका वन शॉर्ट वीडियो आपको कल यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा।